औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम सिटी एट 10 सिटी 21 न्यूज़ की आपकी खिदमत में पेश है। अब तक के सिलसिला 10 बजे से शुरुआत हुआ चाहता है, जो रहेगा आपके साथ साथ 12 बजे तक, और मुख्तलिफ गेस्ट मुख्तलिफ दोस्त हमारे मेहमान होंगे। आज हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बनेंगे और उनसे कोई डिस्कशन होगी, बातचीत होगी और उनकी राय का इज़हार कराएँगे अब तक और कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे आपको। या तो जनाब, आज जैसे कि बड़ा खूबसूरत दिन है और हफ्ता छुट्टी, आहा, किसी की छुट्टी है किसी की नहीं छुट्टी है, तो मेरी तो नहीं छुट्टी है मैं आ गया हूँ की खिदमत में। और आज का दिन आप ये कि आज ऑफ, क्योंकि बहुत से दफातर का जो है आज का दिन ऑफ होता है। हफ्ते में 2 दिन ऑफ होते हैं, यानी उनका जो वीकेंड है वो फ्राइडे नाइट से शुरू हो जाता है और वो कहते हैं चलो यार आज तो मज़े करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऑर्डर करेंगे, जाएंगे घूमेंगे, इंजॉय करेंगे, नानी के घर जाना है, दादा के घर जाना है, इधर जाना है, फलाना पार्क जाना है, बाबा आज तो कहीं घुमाना ही घुमाना है। तो आज जो है वो पापा डे और मम्मा डे है और बच्चे एंजॉय करेंगे, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां हुई हैं। बहुत से स्कूल्स में जो है वो पेपर्स हुए हैं अभी रिसेंटली, मिड टर्म। तो अल्लाह ताला उन सारे बच्चों को बेहतरीन नंबर्स के साथ पास करे, अच्छे नंबर से। और माओ की बड़ी दुआएं होती हैं कि भाई हमारा बच्चा सुबह सुबह जा रहा है, वालिदैन जो है वो कहते हैं चलो भाई बच्चा हमारे एक गामजन है एक प्लेटफॉर्म पर और हम मेहनत करते हैं और फिर मेहनत का फल जो है अल्लाह ताला जो है वो देते हैं आपको। और बच्चा फिर अच्छे नंबर से जब पास होता है तो आपको फ़ख्र होता है। फिर सम टाइम जिनकी सालों भर कॉल्स नहीं आती, उनकी कॉल्स आ जाती है, अरे भैया आपका बेटा जो है किस नंबर में पास हुआ है, हमारा तो बच्चा जो है 98% लेकर आया है। वो एक अलग हैपनिंग होती है और फिर खाला का फ़ोन और फूफो का फ़ोन, फिर मुबारकबाद का सिलसिला। तो यही एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहिए, मुबारकबाद देते रहिए, खुशियाँ समेटते रहिए। तो बात है कुछ ऐसी, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो बात ये, हम पाकिस्तानी कौम हैं और बड़ी इंटरनेशनल, बड़ी सॉरी मैं इंटरनेशनल बोल रहा हूँ, तो होना नहीं चाहिए, खैर अजीब सी कौम है। अजीब लफ्ज़ लिखा तो इसलिए मैं नहीं बोलना चाह, लेकिन खैर हम अजीब इस सेंस में नहीं तो पॉजिटिव में कि बड़े डिफरेंट कौम है वो, इसलिए कि कुछ हैं कि कुछ करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ कर बैठते हैं, दूसरों पे कड़ी नज़र रखते हैं और अपने आप को आज़ाद ख्याल समझते हैं, आराम से गिरेगा कोई बात नहीं, हो जाता है। तो जब सिलसिला है यूँ ही आगे बढ़ाने का, और अपनी खबर की नहीं होती खबर, लेकिन औरों की खबरों पे बड़ी नज़र होती है, कड़ी नज़र होती है। दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो अपने पे तनकीद होते हुए बड़ा गुस्सा करते हैं कि साहब ये क्या बात हुई। घरों से निकलते हैं तो दूसरे शख्स और दूसरे लोगों का सख्त लहजा और बदज़बानी से पेश आते हैं। तो बड़ी दूसरी तरफ से अगर कोई आपसे जो है इस तरीके से बात कर लें तो आप कहते हैं यार ये कैसे बात कर ली। सिला रहमी का लेक्चर फिर देना शुरू कर दिया जाता है, ना सिर्फ बल्कि घरों में अगर देखा जाए तो बदसलूकी की और बाहर सलूक होता है, दर्ज दिया जाता है, तबलीग हमारा तीर बन गया है, ना सिर्फ बल्कि अपने घर पे बेजा पाबंदियाँ और बाहर आज़ाद ख्याल और मॉडर्नाइजेशन की बातें होती हैं। कमाल लोग होते हैं, कहाँ से आते हैं तो खूबसूरत लोग जनाब अली कि अपने घर पे बेजा। अब बात क्या है कि ख़ुद सोशल मीडिया पर नित नए दोस्त बनाना और दूसरों को सोशल मीडिया से दूरी की तलकीन भी कर देना। हम लोग एक तरफ तो मगरबी कल्चर को अपनाना चाहते हैं और दिल में ही तमन्ना लेकर निकलते हैं, लेकिन बात फिर आ जाती है नहीं साहब ये तो गलत है, तुम ये क्या कर रहे हो, ये हमें सूट नहीं करता, ये सारी चीज़ें ना सिर्फ बल्कि फिर लिबास भी, फिर मलबूसात, फिर जबकि अपने घर मौजूद ख़वातीन को सादा लिबास में और पर्दों में रहने की फिर जो है वो हम तलक़ीन भी करते हैं, लेकिन ख़ुद मोबाइल फ़ोन पे जो है वो सब कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं कि यार देखो ये कैसा ज़माना आ गया, देखो तुमने वीडियो देखी, तुमने ये देखो कैसा कपड़े और कैसे मामलात चल रहे हैं। तो वो भी जो देखना है वो भी मैं समझता हूँ गलत है साहब। और अगर हम बात करें कि मशरक़ी कल्चर कहकर इसको जो है वो जायज़ करार दिया जाए, मतलब ये है कि अगर हम मशरक़ी तहज़ीब को अपनाना चाहते हैं तो फिर मुकम्मल तौर पर अपनाएं फिर, क्योंकि मगरिब कल्चर को एक ख़ास हद तक अपनाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं अपना सकते, वरना घर वाले और अब्बा कहेंगे बेटा चलो। तो बात यह है कि वो इसलिए कि हमारा मज़हब जो है बेसिकली दीन है, इस्लाम है, और इस्लाम बीइंग ए मुस्लिम हमें चीज़ें ज़ेब नहीं देती कि हम जो है वो, ठीक है ख्वाहिशात अपनी जगह होती हैं और आप कुछ सीखना भी चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं और कुछ, लेकिन ऐसा है कि वो अपना जो एक दायरा है, अपना सिस्टम जो है बीइंग मुस्लिम, हम उसमें रहते हुए जो कर सकते हैं, जो हमें पाबंदियाँ, जो इजाज़त हैं, वो हम उसके ऊपर नज़रसानी रखते हुए चीज़ों को बढ़ाएं तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप राह को हमवार कर सकते हैं। सब्र करें, शुक्र करें और उस परवरदिगार का भी शुक्र कीजिए कि आज का एक और दिन हमें जो है वो मिल चुका है खैर आफियत के साथ।
और अल्लाह ताला ऐसी हर आने वाला दिन हमारा आपके लिए खैर व बरकत का बाइस हो। जनाब अली, हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ख़बरें, ज़ाहिर है ख़बरें बहुत ज़रूरी हैं। ये वो ख़बरें होती हैं जो आप इधर उधर से सुनने के बाद कहते हैं यार पता नहीं ये सही है या नहीं है। तो सही को सही और गलत को गलत के लिए आज जो है हमारे सीनियर जो है वो खुर्शीद रहमानी साहब और अशरफ खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं माशाल्लाह, क्या बात है, खुश रहे बस सर। ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र बेग साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में जी। आज फुल ग्रीन माहौल बनाया आपने। शजरकारी मुहिम, शजरकारी में क्या बात है, ठीक है। ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान ज़रूरी है सर। पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं और पानी दें, उसकी हिफाजत भी करें, ना कि उसको काट के बेच सॉरी यार। तो अच्छा, तो नाश्ता वाश्ता किया नहीं कि आप लोगों ने? नाश्ता या चाय वाय तो आ जाए तो ज़रा मैं ज़रा चाय का प्लीज़ ज़रा चाय कर दीजिएगा। अच्छा बेग साहब, नाश्ता तो भरपूर करते हैं हम रोज़, भरपूर करते हैं। सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है। बेगम नाश्ता करवा के भेजती हैं। सर आपकी बेगम भी नाश्ता वो तो मगर यहाँ पॉज है कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नाश्ते के बगैर ऑफिस आए हो। कितने अच्छे इंसान हैं आप, ये देखें माशाल्लाह, मिलजुल कर। कुछ नहीं कर रहा। अच्छा मिलजुल कर रहे थे सर। और ठीक है, मज़े में माशाल्लाह। बच्चे आज तो छुट्टियाँ होंगी? आज छुट्टियाँ हैं, सैटरडे संडे 2 दिन बच्चे घर पे। अच्छा, ऑफिस। एक अलग खुशी होती है। ये खुशी किस दिन शुरू होती है? फ्राइडे से शुरू हो जाती है? फ्राइडे से, आज से ही बच्चों ने पहले से प्लान बना लिया, बाबा जल्दी आइएगा, सैटरडे है तो जाना है। क्या बात है खुर्शीद भाई, आपका क्या? बिल्कुल ऐसी है कि हमारी छुट्टी तो मंडे को होती है। तो मेरा छोटा बेटा है 3.25 साल का, कल वो अभी गैलरी में खड़े होते, बाबा जल्दी आइएगा। अरे वाह, बाबा जल्दी आइएगा। क्या तो हमारी छुट्टी तो मंडे को होती है, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो उनकी रोज़ाना की बुनियाद पे छुट्टियाँ होती हैं। रोज़ाना उनको पीपल्स स्क्वायर, प्रेस क्लब मैं ले जाता हूँ, रोज़ाना रात को उनको घुमाता फिराता भी हूँ। अच्छा, तो उनकी तो छुट्टी रोज़ाना, मेरी छुट्टी एक दिन होती है। क्या बात है, क्या भाई, उनके लिए भी तो वक्त है, उन्हीं के लिए तो जीते हैं, उन्हीं के लिए तो कमाते हैं हम, है ना? बस अल्लाह ताला अपना बंदा रहम व करम जारी सारी रखे और यूँ ही हमारे फैमिलीज़ को, हमारे बच्चों को अच्छे नेक नसीब अता फरमाए। हमारे यहाँ लोग जो अक्सर बेशतर मैं सुनने में आता है, शायद आपने भी, कि जब का बेटी का नाम आता है फिर बेटी, अच्छा भाई माशाल्लाह अल्लाह नसीब अच्छे करे, तो बेटी अच्छा भाई, तो लेकिन बेटा भी होता है तो अल्लाह उसके भी नसीब अच्छे करे। तो मैं कहता हूँ दोनों के लिए जो है वो दोनों के लिए दुआ करनी चाहिए। दोनों की दुआ करनी चाहिए। अच्छा साहब, चीज़ें जो हैं वो हम आगे बढ़ाते हैं, ख़बरें कुछ हैं उनको ज़रा ऐड ऑन करेंगे, तो हफ्ते का दिन है, चल करेंगे जरा पहले। तो सिलसिला ये है कि मेरे कराची की सदारत जो है, ज़ेर सदारत साहब, ये क्या हो रहा है? बड़ा ज़बरदस्त लेहरी लोकल काउंसिल के नुमाइंदे का इजलास हुआ है आज, वेस्ट मैनेजमेंट। सर जी, अब जैसे कल मेयर कराची जो हॉट टॉपिक थे और जो बहुत सारी चीज़ें कि कहा है कि पहले तो हम उसकी मेंटेनेंस की मरम्मती काम पे हम जा रहे थे, उसके साथ साथ कराची को साफ़ सुथरा बनाने के लिए तमाम जो यूसीज़ हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे। अच्छा स्टेप है, और कराची को अगर साफ़ करना है तो कचरा भी साफ़ करना होगा, बहुत सारे इक़दाम उठाने होंगे। और क्योंकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो बने हैं ये कराची के ही हैं और इनको कराची के मसाइल भी पता हैं, और कराची इस वक्त जो है ना रो रहा है। अगर आप किसी भी इलाके में जाएं, 7 ज़िला हैं, 7 ज़िला में आप गुंजान आबादी देखें, औरंगी, कोरंगी, लांडी, मलीर, और ये वो इलाके हैं जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है। घर जाके देखेंगे, आप भी जाते हैं तो वहाँ उनके मसाइल इतने हैं कि आप खड़े होंगे तो आप कहेंगे भाई 1 हफ्ते तक प्रोग्राम करूँ। अच्छा, तो वो जो मसाइल हैं इनके, जैसे हम औरंगी, कोरंगी, लांडी की जो बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके देखें आप, 60-60 गज़ के मकानात हैं, वहाँ पानी नहीं पहुँचता है, सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। तो अब मेयर कराची साहब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट और ये सारा उसका तुर्की कंपनी मतलब चाइनीज़ थी, तुर्की है, मैंने बोला था बहुत सारी कंपनीज आएंगी तो आ रही हैं वो। तो सर हमारे यहाँ बंदे कम पड़ गए? जी कम पड़ गए। अच्छा, मसरूफ़ हैं। कराची बहुत बड़ा शहर है, 15,000 मुलाजमीन कम पड़ेंगे, कमी पड़ेंगे ना वो, उनको पेंशन भी चाहिए, उनको तनख्वाहें भी चाहिए, तो हायरिंग वगैरह कर लें। हाँ, और रख लें, क्या है, बाजार से ख़रीदने से एक ही रोना होगा कि हमारे तनख्वाहें इतनी हैं कि हम खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे ख़ास तौर से इदारों का ये रोना पीटना है। किसी भी इदारे में चले जाएँ, आप वाटर बोर्ड में जाएँ, आप KMC में जाएँ, आप HBCA में जाएँ, माशाल्लाह इदारे बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं, हर चीज़ का इदारा बना हुआ है। एम्प्लॉइज़ का, जैसे हम लोग हैं, और जो मज़दूर हैं उनके लिए भी वो बने हुए हैं। लेकिन इदारों को ये है कि अगर इदारे बने हुए हैं उनको काम करना चाहिए। सही बात है। खुर्शीद भाई, जैसे भाई ने कहा कि मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज़ को जो है कहा है कि यार आप आएँ, वेलकम करेंगे और कचरा उठाएँ और ले जाएँ। अब ले जाएँ या उसको तैयार कर लें, कुछ और बना लें उसका, तो हमारे यहाँ तो 24 करोड़ आवाम है साहब, तो ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए कि हमें बाहर से किसी को बुलाएं। क्या वजह क्या है, क्यों बुलाते हैं? देखें बेग साहब, ये मुतवातर ये सिलसिला हो रहा है। ठीक है,
कराची अगर मैं बात करूँ तो शायद ये दूसरी तरफ चली जाएगी बात। कराची में भी जो लेबर है हमारी वो मुल्क के दीगर शहरों से आती है और कराची का जो नौजवान है वो इस वक्त जो है वो बाइकिया और फूड पांडा चला रहे हैं। ठीक है, मकामी लोगों को आपको रोज़गार देना होगा और नहीं देंगे तो बेरोज़गारी बढ़ेगी। ठीक है, और इससे वो एहसास महरूमी पैदा होती है जो नहीं होनी चाहिए। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हमें वो एहसास महरूमी यहाँ के इस नौजवान में पैदा नहीं होनी चाहिए। KPT में अगर मुलाजमत आती है तो उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी लोकेशन मांगते हैं, तो मांगी जाती है वो लिया की, मुल्तान की, वो फलांगी। तो कराची के अंदर मौजूद है KPT बोर्ड का जो इदारा है हमारा, तो उसके अंदर जो रिलायबल बंदा है उसकी जॉब कराची का ही नौजवान कर सकता है, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कराची के नौजवान को छोड़ के मुल्क के दीगर शहरों से उसको ऑफ़र किया जाता है। फिर ट्रैफिक पुलिस पर आप आ जाएँ, ट्रैफिक पुलिस की जो चौराहों पर लोग खड़े हुए हैं उनसे आप कभी किसी से एड्रेस पूछ लें जी तो आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो मकामी नहीं है। सही है। तो मकामी लोगों को रोज़गार जब तक नहीं देंगे तो इससे शहर की खूबसूरती डेवलप नहीं होगी। इसी तरह आप दीगर शोबे में भी ले लें, तो पहले आप अपने लोगों को रोज़गार दें, बाद में आप किसी और ममालिक में जाएँ और उन लोगों को ऑफ़र करें कि वो थर्ड पार्टी आके यहाँ पर काम करें। ठीक है, तो इससे एक तो एहसास महरूमी ख़त्म होगा अगर हम ये काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो ये एहसास महरूमी बढ़ता चलाएगा, जो कराची के साथ मुसलसल कई अदवार से हो रहा है। यहाँ का नौजवान जो है वो मुस्तकिल पिस रहा है, चाहे वो तालीम याफ्ता नौजवान हो, चाहे वो कम तालीम याफ्ता हो, या वो हुनरमंद हो, या फिर वो आम मजदूर जो है ना दिहाड़ीदार तबका, वो पिस रहा है जुर्म की। जैसे इनके एक ऐड करें, जैसे ये बोले ना बाहर की कंपनी को दे रहे हैं, अगर ये हम लोग को रख के यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कम आएगी। बिल्कुल, क्योंकि मेरा अपना घर है, मैं अपने ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अगर मैं तुर्की की कंपनी को दूंगा, वो अपनी टीम लाएगा, गाड़ियाँ लाएगा, ये सब लाएगा, तो उसकी कॉस्टिंग आप सोचें कि अगर मेरी एग्जाम्पल लेते हैं, इस कॉस्ट को यहाँ कचरा उठाने का 1 लाख रुपये आ रहा है तो इट विल के वो जाएगा 2 लाख रुपये। तो आप यहाँ लोकल जैसे ताकि अपने लोगों का फ़ायदा हो। खुर्शीद भाई कह रहे हैं कि भाई लोकल, अब मसला ये लोकल को नौकरी कैसे दें। अच्छा, ठीक है, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट करके चाइनीज़ को पहले डॉलर में आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और माशाल्लाह ऐसा साफ़ किया है कराची, ज़बरदस्त, ऐसा साफ़ किया कि आप देखिए चमक रहा है बिल्कुल। आप जाएं रोड पे तो आपको कहीं मिट्टी नज़र नहीं आएगी। आप जैसे ही आते हैं, हमारे सारे भाई आते हैं बाइक पे आ रहे होते हैं, आप उनकी हालत देखें। यही आप इसी मुल्क में लाहौर में जाएँ, इसी मुल्क में इस्लामाबाद में जाएँ, इसी मुल्क में सियालकोट में जाएँ, इसी मुल्क में आप फैसलाबाद में जाएँ, ये हालत आप दिखा दें तो ये हालत किसकी ज़िम्मेदारी है? और ये हालत यहाँ तक 16 साल में कौन लेकर आया? 16 साल से कौन सी गवर्नमेंट है? तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे सवाल जो है ना आवाम कहती है, जब हम आवाम के पास जाते हैं वो तो खुला बोल देती है। इंडस्ट्री जोन पे जाओ तो कहता है पानी नहीं मिलता है, सड़क नहीं है, बनाने को बोलो तो 16 साल से नहीं बनी है। आप आए यहाँ पे, आप जाएँ, हम कोरंगी इंडस्ट्री एरिया में आप जाएँ, 4-5 चौरंगी जो मशहूर हैं और यही आपको कन्वर्ट करती है नेशनल हाईवे पे। यहाँ से सारा माल जा रहा है, यहाँ से सारा माल जा रहा है और कहाँ से कहाँ किधर जा रहा है। जब मैं भी बहरिया से सोराब रोड तक जब आ जाता हूँ तो रोड साबित होती है, उसके बाद फिर जो है वो जितना नाश्ता होता है वो हज़म हो जाता है या कोरंगी तक आने के लिए, क्योंकि हमारे स्टूडियो सेट्स यहाँ मौजूद हैं। तो इतराफ़ के इलाके को बेहतर बनाना वक्फा बहुत ज़रूरी है। दुआ गो हैं, वक्फा लें और आइडियाज़ लगाएँ ज़रा किस तरह हम अच्छा कर सकते हैं अपने कराची को और मज़ीद। वेलकम बैक ऑन सेकेंड सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे टीवी चैनल को लगा लिए हैं। और लगाने के बाद अब जो है अब जाइएगा नहीं। अच्छा, आप चले तो गए थे, अब जाइएगा नहीं, लेकिन वो क्या है कि हमारी थोड़ी सी मजबूरी है, कमर्शियल बहुत ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी अधूरी है। तो इसना आज सुबह के आगाज़ में एक बार फिर और हफ्ते का दिन, खूबसूरत सा दिन, छुट्टी मनाने का दिन, बच्चों को घुमाने फिराने का दिन और ख़बरें शेयर करने का दिन है। वो ख़बरें जो आपके इतराफ़ में घूमती फिरती हैं, क्या है कि ये सच है या नहीं, तो उसको सच बनाएंगे आज हमारे सीनियर रिपोर्टर खुर्शीद रहमानी साहब और अशरफ भाई दी ग्रेट हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत काम कर रहे हैं माशाल्लाह सिंध के लिए, और कई सालों से इनकी मैनेजमेंट जो है सिंध में काम करती हुई दिखाई दे रही है और वफाक भी काम कर रही है और काम दोनों के माशाल्लाह आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों एक गामजन है रफ्तार में और हर इंसान कहता है बस कौन सा काम पहले जल्दी हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो साहब ये जो है वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के दफ्तर पहुँचे हैं, तो इसमें जो है वो हैंग जुआ सर, ये हैंग जुआ कुछ चाइनीज़ जैपनीज़ वाली फीलिंग आ रही है मुझे। सर थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें, मेरे पर टॉर्च नहीं चल रही। कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी क्योंकि कल हमारा भी इवेंट बहुत थे बिज़नेस के, बहुत इंपॉर्टेंट टैक्सेशन इन सब के, तो इनकी थोड़ी सी वो जो देखी थी तो उनके साथ मुआहदा किया है कि दोनों जो हैं KMC और ये मिल के जो कचरा और सफाई
उन्होंने कहा हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, साथ में सफाई। तो ये कंपनी की बहुत ज़्यादा मतलब कि हिस्ट्री है कि बहुत अच्छा काम करती है। तो फिर वही तो ये जो मुआहिदा हुआ है तो कराची को साफ़ करने के लिए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ये सारा जो प्लान करेंगे, जैसे मुराद अली शाह साहब ने कहा कि यहाँ पे कराची में जो इंडस्ट्रीज़ हैं तो जो एक सॉलिड वेस्ट होता है यानी कि जो इंडस्ट्री का फुजला है उसको मतलब कि आप उसको प्रोसेस करने के बाद वो समुंदर में जाता है। अभी जो जा रहा है वो डायरेक्ट समुंदर में ऐसे ही जा रहा है। उससे बड़ी बड़ी रिपोर्टें आई हैं जो हमने एक दफ़ा चलाई थी। ये भी बैठे हुए हैं, इनको भी पता है कि सबसे बड़ा कंसर्न है कि नेवी का, नेवी के शिप्स होते हैं, फिर बाकी आके शिप्स जो होते हैं तो वो जाके उसको डैमेज करते हैं, क्योंकि आप जो इंडस्ट्री का फुजला होता है वो केमिकल और ये सारा मिलके फिर वो जाता है। तो मलीर नदी में भी तो जाता है, सब जगह जाता है, उससे सब्जियां बनती हैं और हम खाते हैं, सेहतमंद हो जाते हैं। तो ये है कि वो जो केमिकल जहरीला फुजला होता है उसको अगर ट्रीट करेंगे ना, ट्रीट करके डालेंगे, उससे ये फ़ायदा होगा कि आप उसको जो पानी है वो ट्रीट करता है तो पानी उसको अलग निकालता है, वेस्ट को अलग निकालता है। अब वो वेस्ट के लिए जो ये प्लान हो रहा है तो ये कंपनी जो वेस्ट को अलग जाके प्रोसेस करेगी ना। ठीक है। अब जो हैवी वेस्ट होगा यानी कि सॉलिड वेस्ट जिसे कहते हैं उसको निकालने के बाद उसमें से जो चीज़ें हो सकती हैं, सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे मतलब बातें तो बहुत अच्छी की हैं। कचरे से बिजली बनाने की बात हुई, समुंदरी पानी को, खारे पानी को मीठा करके प्रोसेस करके सप्लाई करने की बात हुई, तो सर वो प्लांट करने हाँ बात हुई तो अमल शुरू हो गया। कल भी बात हुई है, हम कल भी बात सुनी रहे 2008 से बातें। 2008 से सुन रहे हैं आप? 2008 आपने अगर हम जाएं कराची में, मतलब आप दुबई जाएं, जी जी जी, दीगर कुवैत में जाएं इधर, तो समुद्री पानी को जो है ना प्रोसेस करके, सऊदी अरबिया, क्योंकि वहाँ पे पानी का रिसोर्स नहीं है। जहाँ रिसोर्स नहीं होता है तो जो प्यासा शहर था ना, समुंदर से उसने अपने आप का प्यास जो है बुझाई। कराची जो है समुंदर है मैं तब भी प्यासा है, ठीक है। तो बोरिंग करवा लेते हैं ना। नहीं बोरिंग देखें ना, बोरिंग का हम जो इस्तेमाल करते हैं बोरिंग का उसकी पीएच वैल्यू मैं फिर बताऊं, जो पीएच वैल्यू हार्ड वाटर कहलाता है। ओके। पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आपके लिए लंग्स और इसके लिए बहुत किडनी के लिए मसला करेगी। अच्छा। मगर अगर हम यहाँ पर आते हैं समुद्री पानी को ट्रीट करने के बाद तो उसका फ़ायदा क्या पता है? उसका पूरा, अगर मैंने एक बाहर की कंपनी आई थी, प्रेजेंटेशन दे रही थी, सेमिनार हुआ था, उसने कहा समुद्री पानी को जब आप प्रोसेस करते हैं तो आपको पता है क्या फ़ायदा होता है? एक तो पानी प्रोसेस होकर मिलता है, ठीक, फिर वो जो समुद्री पानी को आप प्रोसेस करते हो नमक बनता है, समुद्री नमक जिसे कहते हैं। आप वो समुद्री नमक को भी बेच सकते हैं, पानी भी आप सेल आउट कर सकते हैं, जो जैसे डिफेंस क्लिफ्टन के समुद्र के पास है, इस इलाके की प्यास आप बुझा सकते हैं। इसके लिए क्या है, प्रोसेसिंग प्लांट जो लगता है उसके लिए जगह चाहिए, फिर वो जो नमक निकलेगा उसको रखना होगा। हमारे यहाँ कोई अच्छी चीज़ होने जाती है ना तो माशाल्लाह से बहुत सारे हैं दिमाग वाले लोग, क्योंकि हमें तो दिमाग नहीं है, उनका दिमाग हो तो अदालत चले जाते हैं। एक जो डिफेंस में लगा था प्लांट, उसमें वो रिहायशी चले गए कि भाई इससे नमक निकलेगा, ये हो जाएगा, नमकिया अदालत चले, वो आज तक बंद पड़ा हुआ है। प्लांट लग गया था वो। अब यहाँ पे कोई चीज़ अच्छी होती है तो आप उसकी, ठीक है कोई चीज़ नहीं होती है उनके कोई फ़ायदे होते हैं और कोई नुकसान होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई चीज़ बने उसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हों, ठीक है। तो नुकसानात का जो प्रोसेस होता है वो अगर 100 में से 20 या 10% है तो आप उसको थोड़ा सा वो करते हैं कि भाई इससे ये फ़ायदा मिल रहा है 80%। अब वो अगर अदालत केस चला जाता है वो रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें, आपकी प्यास बुझाने की बात करें तो ऐसे प्लांट जो है ना कराची में, क्योंकि समुंदर कहाँ है, यहाँ से सी बेल्ट अगर आप देखें इंडिया तक आपसे परेशान है कि आपका गवादर से लेके और ये आपका सिंध तक आपका सी बेल्ट जा रहा है, सिर्फ कराची नहीं पूरे सिंध तक जा रहा है, ठट्टा और उधर तक लग रहा है। तो इस सी बेल्ट को अगर आप यूज़ करें तो आप इस शहर, कितने सारे शहर आते हैं कि आप उस पानी को उसको यूज़ करके यूटिलाइज़ करके उसकी प्यास बुझा सकते हैं। इसके लिए प्लानिंग है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इनको आगे बढ़ना चाहिए, कंपनीज़ को लाना चाहिए और उनकी जो हिंड्रेंस है ना, जैसे कॉल के रुकावटें दूर करनी चाहिए। जैसे ये काम कर रहे हैं आप, मुआहदे कर रहे हैं ना, प्राइवेट कंपनी से भी करें मुआहदे, उनको भी चांस दें, क्योंकि अगर पाकिस्तान में देखें तो एक से एक कंपनी बैठी हुई है, एक से एक जदीद चीज़ें बना। आप भी जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, इन सब में, और 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कॉमिक्स कॉलेज है, वहाँ जाएँ आप, तमाम कंपनीज़ ने उनको सपोर्ट किया हुआ है और बच्चों को पढ़ाने के बाद पिक करते हैं, पिक एंड चूज़। जैसे अब ये इंजीनियरिंग में इनका दिमाग है तो इंजीनियरिंग वाली जो कंपनियां उठा के ले जाएंगे, मेरा दिमाग है डिज़ाइनिंग में तो मुझे डिज़ाइनिंग वाली, टेक्सटाइल वाली ये ले जाएंगे। तो ऐसी हमारे पास ऐसे प्रोसेस मिलजुल के गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है और जब मिलजुल के खरा काफ़िला बन जाए तो फिर क्या बात बन जाए। लेकिन ये कि अगर हुकूमत कुछ कर रही है तो लोगों को भी चाहिए उनका साथ दें। और जैसे अशरफ भाई ने कहा कि 2008 से हम सिर्फ सुन रहे हैं, तो इस पे अमल दरामद कब होगा, कर लीजिए।
क्योंकि अब दुनिया बहुत आगे जा रही है, खेती बाड़ी भी हो रही है सऊदी अरेबिया जैसे सिंध, मतलब आपके दुबई जैसे जगहों पर, कि अब उनको जो है वो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है इम्पोर्ट करने की अपने ममालिक में, तो ये तरक्की की एक राह है। अच्छा साहब, एक और ख़बर है, सिंध वाइल्ड लाइफ ने अंडों से निकलने वाले 300 कछुओं को समंदर में भेज दिया, छोड़ दिया। और उसकी वजह ये थी कि बेसिकली वो बच्चों की जो उम्रें थी वो 1 से 2 रोज़ तक थी, इस वजह से। कुछ है खबर सर? बिल्कुल, इसमें बेग साहब ये जो आबी हयात हैं जी सर, इनकी निगहदाश्त भी हम पर ही मुनहसर होती है, और अगर हम चाहें तो इनकी निगहदाश्त बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इसी तरह ये कल शाम को सिंध वाइल्ड लाइफ ने ये एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कि हम जो आबी हयात हैं उनकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं, और उनको मारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो हमारा साहिल है जी सर, वहाँ से हम प्रोटीन लेते हैं, देखिए ना, मछली लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। और इसी तरह बहुत सारे जो जिनको शऊर नहीं होता वो इन टर्टल्स को मार भी देते हैं। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज है कि हम जो आबी हयात है उनकी हिफाजत भी करें, वो हमारे रिसोर्स हैं, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ है ये। तो अच्छा काम हुआ है कि उन्होंने 300 से ज़्यादा जो टर्टल्स हैं वो वापस समंदर में भेज दिए, ताकि वो अफजाइश करें, पले बूले, और अच्छी एक अच्छी बात करें। अच्छा, ये थोड़ी सी चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहूँगा आपके लिए। अंडों से बच्चे निकलने का दौरानिया जो है वो तकरीबन इनका 45 से 60 दिन पर मुहित होता है, और अफजाइश नस्ल के लिए आने वाले सब कछुओं के मादा को टर्टल भी लगाने जाते हैं। इस साल कछुओं के अंडों का हदफ 30,000 के लगभग जो है वो बता रहे हैं वो था, और एक मादा 80 से 110 के करीब जो है वो अंडे देती है। और सन 1975 से अब तक 9 लाख के लगभग कछुओं के बच्चे समंदर में छोड़े जा चुके हैं। अच्छा भाई, कुछ देखिए, वाइल्ड लाइफ की अगर देखा जाए हर तरफ से, तो आपकी आबी हयात जो समुद्री हयात है उसकी सेफ्टी के लिए बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। ठीक है। और जैसे आपने ये देखा, तो ये हमारी भी फ़र्ज़ है, हम जो फिशरी डिपार्टमेंट है उसका भी काम है, क्योंकि आप देखें इंटरनेशनल आपके ऊपर पाबंदी लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे फिशरमैन हैं, जो मछली पकड़ने मछेरे जो होते हैं, वो जाते हैं ना, छोटे नेट वाले जाले पकड़ते हैं। ठीक है। वो जब जाके यूज़ करते हैं, जो बच्चे तक पकड़ के ले आते हैं, आपने देखा होगा। हमारे यहाँ प्रोसेस करके हम ये अल्लाह ताला ने ये हमें समुद्र में इतनी कुदरती वसाइल दिए हुए हैं कि आप माला माल हो सकते हैं, लेकिन हम उसको तबाह बर्बाद करें ड्यू टू क्या, कि जो समुद्री निगाहबान होना चाहिए, यानी कि जो समुद्री हयात को बचाने वाले, वो अपना काम नहीं करते हैं। ये जाते हैं, आप जाएं जाल डाल के लेकर आते हैं, तो आपने देखा होगा, आप जाएं किमाड़ी की तरफ, अंडे भी मिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही, छोटी छोटी मछलियाँ ये वो। तो आप वो छोटी मछली जो है ना, वो इतनी बड़ी हो सकती है। जब आप छोटा जाला लेके, एक उसका एक साइज़ है, उससे ऊपर जाला जो है इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे हो रहा है। और इसके लिए जैसे कि ये जो आबी हयात को बचाने के लिए जो टर्टल हैं, ये सारे, मैं मतलब आप जाएं, जाके देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। एक तो हम सॉलिड वेस्ट जो गंदगी है वो समुद्र में डाल रहे हैं, ऊपर से जो मछली हैं वो जाते हैं, जो आपकी मतलब अफजाइश का टाइम होता है ना, ग्रोथ का, जी उसी वक्त जाके जाले में पकड़ के वो अंडे, जब मछलियाँ आती हैं और जो आपके मैंग्रोव्स के पास आके अंडे देती हैं, वो वहीं पे आके वो, और मैंग्रोव्स को अलग ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारा सिस्टम है, आपको अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे जो दिए हुई इतनी बड़ी, उस साहिल को निगहबान रखने चाहिए, कि जिसे बोलते हैं कि आपके वॉच डॉग होने चाहिए, कि वो उसको पूरे को साहिल को बचाएं। अब यहाँ पे अगर वाइल्ड लाइफ देखती है, अगर आप देखें जैसे कि जानवर मुख्तलिफ हैं, उनको बचाने के लिए होता है। अब ये वाला जो काम है ना, ये इंटरनेशनल बहुत इसको फोकस किया जाता है, और ये इतनी पॉजिटिव इमेज है ये, कि आपने टर्टल जो हैं जो दुनिया में, तो हमने एक मैसेज दिया है, तो एक ख़बर के तौर पे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल इमेज देखें टर्टल का, तो इतनी सारी जानें बचा के उन्होंने समुद्र में छोड़ी। अब यानी कि वो मल्टीप्लाई होंगे। तो अब ये मल्टीप्लाई करने के लिए हम सबको, आपको, मुझे, और ये सब जो लोग हैं इसमें मुलव्वस, तो इसमें जो है उनको बताना चाहिए, क्योंकि हम क्या है, हम आगाही देने वाले हैं। हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम आगाही देते हैं कि भाई ऐसे करो। अब ये आगाही देने के लिए ये है कि तमाम लोग जाके उन लोगों को भी बताएं जो ये कर रहे हैं, कि वो चीज़ें ख़त्म जो करने हैं, मतलब तबाह बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको भी बताएं, भाई ये जब बड़े हो जाएंगे ना, आपको फ़ायदा होगा। तो आप ये टर्टल के चक्कर में, दूसरी चीज़ चक्कर में, छोटे जाल के चक्कर में, ये टर्टल के जो अंडे होते हैं, आप देखें, वो आप किमाड़ी पे गए होंगे, वो क्या क्या मिलता है भाई, वो वहाँ पे मछली के अंडे। मैं तो सुन कि मैं सी फूड नहीं खाता हूँ। अच्छा।
सनी एलर्जी खाएं, है फिर खाएं। तो एलर्जी हो जाती है अच्छा, ना। अच्छा। तो ये सारे दोस्त वगैरह जाते हैं, मैं सुनता हूँ तो मैं हैरान हूँ, पता नहीं क्या मछली के अंडे हो क्या क्या वो ये बताएंगे, मैं तो खैर खाता नहीं हूँ, तो ये बताएंगे। इसमें एक चीज़ और भी है सर ब्रेक के बाद मुझे बताएगा जो एक चीज़ और भी है वो और क्या क्या है फिशरी में और क्या क्या मिल रहा है, और अब तक अगर आप नहीं गए तो कमाल कर दिया। वफ़ा लेंगे इसी बात पे। जनाब अली वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब हम यहाँ हाजिर हैं, आप वहाँ हाजिर हैं, हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और आप हमारा सिटी 21 न्यूज़ चैनल जो कि कराची की हर खबर, हर कोने की खबर आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश में मगन है जनाब। और आप देखते हैं, सराहते हैं, पसंद करते हैं, आपका बेहद शुक्रिया कि आप ऑथेंटिक खबरों के लिए सिटी 21 का रुख करते हैं। सर सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और हफ्ते का दिन है, बड़ा ज़बरदस्त दिन है, और पार्टी शार्टी भी होनी है, दावतें होनी है, किसी घर जाना है, किसी घर से आना है। तो सर मैं कोई बात कर रहा था ब्रेक से पहले आपसे कि वो भी कर लें जिक्र कि वो जो है वाईफाई, ज़िंदगी मोबाइल है, अगर मोबाइल ना होता तो पता नहीं क्या होता। नहीं वैसे आपने जो है फ्रेयर हॉल पार्क्स में जो है बोले कि फ्री वाईफाई लोगों को देंगे। सिर्फ फ्रेयर हॉल में नहीं साहब, हर जगह तमाम पार्क्स में जो है, तो फिर पार्क में ही लोग नजर आएंगे। बेस्ट मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि हर जगह लगाऊंगा इंशाल्लाह। तो फिर सब जगह अच्छी बात है ना, पार्क में सब लोग नजर आएंगे, वही वाईफाई फ्री वाईफाई पकड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मैं थरकोल के लिए गया था एंग्रो के और थरपारकर में, तो मैं गया तो फिर उन्होंने गांव का विज़िट कराया, तो मैंने अलग से रिपोर्ट बनाई थी। अच्छा मैंने देखा एक खंबा था, उसके पास ना सारे बच्चे वो गांव के ना बैठे हैं मोबाइल लेकर ना। वाह वाह वाह। तो मैंने कहा बंधे हुए थे उसके साथ, मतलब सब बैठे हुए ना, सब जगह बना रहे हैं ना, मैं इधर। अच्छा मैं गया, मैंने कहा कि क्या हो रहा है भाई, तो उसने कहा सही वाईफाई। तो अच्छा मैंने कहा कि वाईफाई दोबारा बोले, दोबारा कहते सही भाई, एक दफा वाईफाई नहीं सर वही वाला अंदर से आता है। अच्छा अंदर से। अच्छा सही भाई। अच्छा मैंने कहा यहाँ पे, तो उनसे पूछा, कह रहे हैं जी हमने यहाँ गांव जो बनाए हैं ना, अच्छा, अब वहाँ पे हमने फ्री वाईफाई दिया है। अब वो गांव के बच्चे तो मैंने उसको बोला कि अच्छा वो उर्दू नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि वो थरपारकर के थे, ये इनको भी पता है वहाँ पे क्या हालत है। तो आप वो एक सहूलत दी, तो आप मैंने कहा तो आप एक टीचर या कोई ऐसा रख दें इनकी ज़बान में उनको सिखाए, तो वो जो खेल रहे हैं वीडियो देख रहे हैं आप उनको पढ़ाएं। सही बात है। मतलब इतने से बच्चे छोटे छोटे, मतलब 6 साल 8 साल 10 साल लड़ रहे हैं ना वो। मैंने कहा भाई तुम आगे भी चले जाओगे ना तो आएंगे सिग्नल इसके, सब पता है ना उन्हें। अच्छा पढ़ाई के लिए पूछो तो कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि वो इधर जाते हैं ना सिग्नल कम हो जाता है। अच्छा मैंने कहा अच्छा भाई, वो बता रहे हैं यूँ करके अपनी हिंदी ज़बान जो हमें टूटी पुटी आती है। तो उसने कहा कि वो उधर जाएंगे ना तो सिग्नल चले जाएंगे, तो चलता नहीं है सही। मैंने कहा भाई तू बड़ा है भाई तू। तो यही है कि जैसे ये कर रहे हैं, तो अब ये होता है कि कोई भी अगर आप इंटरनेट वाईफाई, जैसे हमारा IT एक्सपर्ट है उनसे पूछेंगे तो एक क्वांटिटी हो, इतने लोग उससे लॉगिन हो सकते हैं। अब पार्क में अगर आप फ्री देंगे अब तो सारे वो उसी वाईफाई डिवाइस के पास ही खड़े हो जाएंगे। जैसे हम प्रेस क्लब में जाते हैं तो वहाँ हमारे जो प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं उनके लिए जब, लेकिन हम लॉगिन होते हैं तो इतने लोग ऑलरेडी लॉगिन हुए हुए तो चलता ही नहीं है। तो अब ये है कि इनके लिए क्या प्लान होगी वो खुर्शीद भाई बताएंगे। साहब बिल्कुल ठीक है, ये इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है ना, क्योंकि लोग वैसे ही घरों में तंग हैं। अच्छा। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, किसी एक काम में तो लगाई दिया इसको। आप देखेंगे रात के औकात में भी ग्रीन बेल्ट पे लोग आपको मौजूद मिलेंगे। जब लोगों ने घरों में रहना ही नहीं है तो बुनियादी स्ट्रक्चर ही नहीं है लोगों के पास, तो पार्क में आके बैठ जाएंगे। सर आप देखिए ना कैसा ज़बरदस्त, यानी कि दुनिया भर में हर सहूलियात हैं। आप इनका जहन देखें किस इस सतह का है कि जब लोगों ने घर में ही नहीं रहना तो जब पार्क में बैठते हमारी बुराइयां करेंगे, बुराइयां करने से बच जाएंगे, गीबतों से बचेंगे, बुराई से बचेंगे। और नेक काम हमारी पॉलिसियां उनके खिलाफ बात नहीं करेंगे तो वाईफाई यूज करेंगे। टिकटॉक और बिल्कुल स्क्रॉल, आय हाय हाय, स्क्रॉल पे स्क्रॉल, दिमागी स्क्रॉल हो चुका है माजरत के साथ। जैसे अभी आप बता रहे थे कि बहुत अच्छी कुछ लाए हैं वीकेंड में फ्रेश करने के लिए कुछ, वो वाईफाई तो बता रहा हूँ, वाईफाई लगा है, आप कहीं से भी गुजरेंगे, कहीं से जा रहे हो वहीं पार्क के बाहर रुक जाइएगा, किसी को डेटा भेजना हो, ईमेल करनी हो, क्योंकि जाहिर है हम जो कारोबारी शख्सियात हैं कहीं से ईमेल, अब फेयर हॉल में तो खैर लगवा दी है ना फेयर हॉल में तुमने, हाँ कल की रिपोर्ट थी। और सर वो बताया चल रहा है कि अब इंटरनेट बहाल हो चुका है कम्प्लीटली तौर पर खैर ऑफिस के साथ, इस पर कितनी सदाकत है? अभी दीवारें आती इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स हैं? अभी हैं, अभी भी। अच्छा तो क्या VPN वगैरह इस्तेमाल करें? नहीं, VPN इस्तेमाल कोई टोटका है आपके पास? नहीं, हमारे पास तो कोई टोटका नहीं है। VPN से ये हो सकता है कि आपका जो ऑनलाइन डेटा है वो उसके हैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, अगर आपका मोबाइल के अंदर अगर बैंक अकाउंट मौजूद है तो उसको भी हैक किया जा सकता है।
तो लिहाजा जब नहीं चल रहा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ट्विटर नहीं चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो व्हाट्सएप रुक रुक के चल रहा है, काम चल रहा है। काम चल रहा है। बजाय कि ये कि आपका डेटा हैक हो जाए, फैमिली की तस्वीरें हैक हो जाए आपकी, तो उससे बेहतर है कि आप एहतियात से ज़रूरी बेहतर है। और वैसे भी जो है आप अपना फ़ोन जो है एक आपको ख़ास मैसेज शेयर करते चलें। कल ही मैं देख रहा था कि कुछ चीज़ें काम की भी आती हैं ना मोबाइल फ़ोन पे, कुछ इंटरटेनमेंट की चीज़ आती है। वही थोड़ी देर पहले मैं दिखाना भी मैंने आपको एक चीज़ जो कल मैं देख कर, तो उसमें फ़ोन को जो है हर 15 दिन बाद, 10 से 15 दिन बाद उसको रीस्टार्ट ज़रूर किया करें ताकि आप किसी भी नागानी आफत से महफूज रहें। जैसे कि खुर्शीद रहमानी साहब ने फरमाया कि अक्सर बेशतर आपका डेटा लीक हो सकता है, चला जाता है, आपका उसमें बैंक अकाउंट की डिटेल मौजूद है। व्हाट्सएप पर कभी भी अपना पासवर्ड और कोई ऐसी चीज़ ना रखें, उससे बचें ताकि आप, अच्छा होता क्या है कि जब आप रीस्टार्ट नहीं करते तो वो जो डेटा, जहाँ डेटा सेव हो रहा होता है उसकी लिमिट बढ़ते बढ़ते वो सब कुछ एक मुंजमद हो जाती हैं चीज़ें वहाँ पे, और उसके बाद खुदा न खास्ता फिर जो है अगर आप किसी की ज़द में अगर आना भी हो तो फिर वो उसके लिए ट्रेस करना बहुत आसान हो जाता है, जिस पे जो है वो आपके लिए बेहतर है कि 15 दिन बाद, 10 दिन बाद फ़ोन को लाजमन रीस्टार्ट करें ताकि नए सिरे से दोबारा से चीज़ें गेन हो। तो कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं आप दोनों भाइयों को दिखाता हूँ कि अक्सर होता है ना कि आप जब थक कर ऑफिस से जाते हैं तो बच्चे से कहते हैं यार ज़रा कंगा शंगा कर दो, यार ज़रा बालों में ज़रा मसाज कर दो, मैं थका हुआ। तो माँ जी बाबा मैं बिल्कुल, मेरी बेटी भी ऐसी, वो बाबा आप आ गए, मैंने कहा हाँ मैं, तो बाबा वो मैं आप मसाज कर सर का, मैं हाँ ने कहा। तो ऐसी एक मसाज कल मैं देख रहा था बड़ा ज़बरदस्त, और उसको देख अभी आपको भी नींद आएगी, तो नींद नहीं लेनी, वो बड़ा ज़बरदस्त है। एक बिल्ली बड़ी प्यारी सी है, वो देखें ज़रा कितना अच्छा थक कर आई है, वो देखें ज़रा, आप भी देखें जाए कैसे ये देखें। तो हमने सोचा कि यार कुछ थोड़ी सी हैपनिंग होनी चाहिए, सैटरडे ज़रा थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, खबरें तो हैं। तो सर ये आपके बिल्लियाँ भी होंगी यकीनन, या आप शौक रखते हैं आप ऐसे बिल्लियाँ पालते हैं? रशियन बिल्ली है, रशियन बिल्ली है, वो बहुत सारे बालों वाली जो होती है मोटी मोटी, जी बहुत खूबसूरत, उसको नहलाने के बाद ऐसी हो जाती है। हाँ नहीं वो बहुत जॉली है माशाल्लाह। हाँ अच्छा, खेलती भी बच्चों के साथ बहुत खेलती है, बहुत खेलती है। और आपको भी तो आपके यहाँ बिल्ली नहीं है? नहीं नहीं, कमाल आदमी है यार, बिल्ली तो बड़ी प्यारी है, बहुत खूबसूरत होती है जनाब अली। अच्छा जी, शॉर्ट सर आखिर में मैं ये कि जो 12वीं आइडियाज़ 2024 की नुमाइश कराची एक्सपो सेंटर में जो है वो 19 से 22 तारीख तक जो है मुनक़्क़िद की जा रही है। तो ब्रेक पे, हाँ अच्छा ठीक है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, इसमें डिटेल बात करेंगे और इस पर क्या ख़बरें हैं, क्या अपडेट्स हैं, या कौन कौन से तराफ़ के इलाके जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, तो उससे पहले ही आपके लिए मालूमात। वक्फा। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10, और आपको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम बिकॉज ऑफ कि आपने अभी अगर हमारा चैनल लगाया तो आपका खैर मकदम करेंगे और खुश रहें, आबाद रहें और ज़बरदस्त नाश्ता करें। और जनाब आज तो ब्रंच होगा और ज़बरदस्त, या तो बाहर से ऑर्डर हलवा पूरी होने वाली है, या फिर खूब बड़े ज़बरदस्त आज जो है वो फाइनली जो घर का खाना, घर का पराठे शराठे, क्योंकि घर में कोई पूरी छुरी का भी इंतजाम होता है कि आज मैं चने बना लेती हूँ, आप जो है वो पूरी छुरियाँ बना लें, और हलवा शलवा जो है अम्मी बना लेंगी, तो बड़ी गहमी होती है। घर में सारे मिलजुल कर एक टेबल पर बैठते हैं और फिर जो है वो नाश्ते को लुत्फ़ अंदोज़, और इसमें बरकत भी है। साथ बैठकर खाने में जो बरकत है, यकीन जानिए अकेले में शायद आपसे एक ही रोटी खाई जाएगी, एक ही पूरी खाई जाए, लेकिन अगर आप साथ बैठ के खाएंगे तो उसमें बरकतें ही बरकतें हैं। तो हमारे नबी वसल्लम ने भी फरमा दिया। सर बड़ी खबर है, खबर जैसे मैं एक से पहले था कि जो है वो नुमाइश का जो है आगाज़ होने जा रहा है। सर इस पर क्या अपडेट्स हैं सर, ज़रा प्लीज़ रहनुमाई कीजिएगा। मतलब नवंबर के इसी माह जो है आइडियाज़ 2024 हर 2 साल बाद दिफाई नुमाइश होती है और आलमी होती है। इसमें आपके पूरे दुनिया के जो दिफाई वो आके देखते हैं कि पाकिस्तान की दिफाई के वो सारी चीज़ें, जैसे आपका JF थंडर हो गया, फिर JF-17 हो गया, बाकी दीगर जो हैं डिपूज़ के जैसे हम असला बना रहे हैं, आपके मिज़ाइल बना रहे हैं, ड्रोन बना रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम उसको सेल आउट भी करते हैं। बेसिकली ये है कि हम वो एक जो मैसेज देते हैं कि एक हम पुरअमन मुल्क भी हैं और साथ में जो हमारा डिफेंस किस लेवल पे पहुंच गया है, तो उसके साथ अगर हम देखें मुख्तलिफ ममालिक के लास्ट टाइम जो 2 साल पहले हुई थी, हमारी सिटी 21 की स्पेशल टीम जो है वो कवरेज पे गई थी और तकरीबन 9 हॉल थे और 9 हॉल में एक टीम हमारी मौजूद थी। और एक टीम जो थी यानी 10वीं टीम, वो सबको जो मूवमेंट होता है ना, गैस जो आते हैं उनको भी कवरेज कर रही थी। तो हम लोग गए थे, तो आप यकीन करें कि मुख्तलिफ ममालिक के आर्मी चीफ्स वो इजीली घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि एक सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई होता है और मुख्तलिफ ममालिक के आर्मी चीफ जब आते हैं, इसका मतलब एक
क्या है कि वो आप सोच सकते हैं कि वो आके देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान वो वाले ममालिक हैं, एक तो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं, एक तरक्की पजीर मुल्क होते हैं। कीनिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, सारे ममालिक आके देखते हैं और उससे हमारा क्या होता है B2B मीटिंग होती है, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। अब कुछ होता है, कुछ उनके पास चीज़ें होती हैं, कुछ हमारे पास होती है, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग होती है। कुछ लोग कुछ दो की बात होती है, वो कुछ हमें देते हैं, फिर हम उनको बोलते हैं इसके बदले हम ये दे देंगे। तो इससे ट्रेड भी होती है, दो तरफा तिजारत भी होती है। ठीक है। खुर्शीद भाई मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है सिक्योरिटी की बड़ी देखभाल की जाती है, तो अक्सर मशर माइंड सेट ये होता है कि जब गेम्स होते हैं स्टेडियम के अंदर तो इतराफ़ की सड़कों को बंद किया जाता है, मुतबादिल रास्ता दिया जाता है, तो इसमें भी ऐसे ही शहरियों को देखना का देखें, इसमें ये खत्ते की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश है ना। इसमें जिस तरह अशरफ खान साहब ने बताया कि B2B और B2G माहदे होते हैं और खत्ते की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश का एजाज़ पाकिस्तान को मुतवातर हो रहा है ये, और ये बड़ी खुशाइन बात है, बड़े मजबूत नंबर्स हैं। इसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं और अपने मुल्क की जो डिफेंस की जो इक्विपमेंट है, खा वो टैंक्स हों, एयरक्राफ्ट हों, उसके अलावा मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा दीगर सारी चीज़ होती हैं, तो वो लेकर आते हैं। तो कुछ सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से आर्जी तौर पर कुछ सड़कों को बंद किया जाता है, और जब वो उनके वफूद जब दाखिल हो जाते हैं फिर सड़कों को बहाल कर दिया जाता है। जी, ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ जाती है। वेरी नाइस सर। आखिर में क्योंकि वक्त की बड़ी कमी है, उसके बाद फिर और चीज़ों को बढ़ाना है सर, ताजरों ने और ट्रांसपोर्टर हजरात ने पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा, कभी इजाफा कभी कम, सर आंख मचोली इस पे मुस्तरद कर दिया उन्होंने। वो नहीं, देखिए वो उन्होंने जो देखा है ताजुर्बे सिंपल सा, इंटरनेशनल मार्केट जो ईरान और इसराइल का जो मामला है उसमें बहुत तेज़ी से अप एंड डाउन हो रहा है। ठीक है। तो वो एक पहले बहुत ऊपर गया था, उसके बाद जो अब जो सप्लाई चेन बेहतर हुई है तो उसकी वजह से ऑयल की प्राइस कम आई, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो महंगी हो गई है। उसके ऊपर कंसर्न है कि यहाँ पे सस्ती होनी चाहिए थी, लेकिन आपके बहुत सारे जो ड्यूज़ होते हैं, आपके जो वादे होते हैं गवर्नमेंट के, तो आपकी रिफाइनरीज थी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी, उनके लिए जो इनलैंड फ्रेट चार्ज होता है, ठीक है, वो उन्होंने बढ़ाया, इसलिए पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है। वेरी नाइस। तो अब डिपेंड करता है कि जनाब कहाँ किधर मामला तय पाते हैं ताजरों और ट्रांसपोर्ट के दरमियान और हुकूमत के दरमियान। खुर्शीद रहमान साहब आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आप तशरीफ़ फरमा हुए, और अशरफ खान साहब आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आपने अपनी जो है वो एक एक्सपीरियंस को, हमारी ख़बरों को अच्छी तरीके से जो है उसकी तशरीह करके लोगों तक बताया, उसको सच्ची बुनियाद पर कि जो लोग कंफ्यूज हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह ताला बहुत कामयाब करें। और जनाब सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, क्योंकि अब जानना है जनाब कि दुरुस्त पेशे का इंतखाब कैसे किया जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या लिखा जाए, कहाँ अप्लाई किया जाए, कैसे किया जाए। बहुत सारे मेहमान होंगे, इसके लिए आपका जो टॉपिक अब जो होगा वो आपके लिए बहुत खुशाइन है, बहुत, और आपको फिर मिलवाएंगे जनाब अमिताभ बच्चन साहब से। तो बड़ी आज की ज़बरदस्त है क्योंकि सैटरडे है, तो अमिताभ बच्चन साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं सिटी 21 न्यूज़ चैनल के ऊपर। तो ये तो अब बड़ी खबर है आपके लिए। जाने से पहले मैं अभी जानिए ना, मतलब ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगा, फिर देखिएगा क्या क्या होता है आज के शो में। वक्फा। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाज़िर है, और हम यहाँ हाज़िर हैं, आप वहाँ हाज़िर हैं, और हम एक नए गेस्ट के सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और चीज़ें को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, मिलजुल के साथ रहना भी बड़ा ज़रूरी है कि इंसान ख़ुद अकेला कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, जो आपको लगता है कि आप ये काम ख़ुद अकेले और ख़ुद एतमादी के साथ कर सकते हैं, और आपको पता है कि हाँ यार हो जाएगा, तो फिर तो कमाल है। औरों का भी सहारा बनाएं ताकि उनका भी भला हो आपके साथ। हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला आपको कहाँ किधर किस वक्त चुन लेता है किसी के लिए, तो बड़ा फ़ायदेमंद होता है। ना सिर्फ बल्कि कि अगर आप ये सोचें कि नहीं यार इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, ना साहब फिर तो आने वाली आपकी औलाद भी आपके आगे है, तो ये सोच लीजिए। माज़रत के साथ मुझे बात करनी पड़ी, क्योंकि हम जो है किसी के काम आने से थोड़ा गुरेज कर। तो लेकिन हमारे जो गेस्ट आज जो आए हुए हैं, इन्होंने बड़े लोगों की प्रमोशंस आज करवा दी हैं, और वो बहुत खुश भी हैं, और उनमें से कुछ जो है नाखुश भी हैं, और उनसे भी मिलवाएंगे। अक्सर बेशतर हमारी टेलीविज़न की जीनत बनते हैं, लेकिन उससे पहले दरपेश का जनाब कि दुरुस्त पेशा, अगर हम बात की जाए कि सही पेशे का इंतखाब किया जाए, नई नौकरी क्या करूं, क्या पढ़ूं, क्या करना चाहती हूं, करना चाहता हूं, ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, अम्मी ने कहा ये पढ़ लो, अबू ने कहा वो पढ़ लो, बड़े भाई ने कहा जो मैं पढ़ रहा हूं आईटी इंजीनियरिंग कर रहा हूं मैं, ये बेहतर है, मैं तुम्हें समझा दूंगा, तुम ये कर लो। लेकिन अब आस पड़ोस के जो हैं हमारे पड़ोसी, उनका कहना कुछ और है। कोई दोस्त अहबाब कहते हैं यार जानी मैं ये कर रहा हूँ, तू ये कर ले, साथ बैठ के कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, साथ स्टडी भी किया करेंगे। वो स्टडी का ज़माने का लगता है जो रात में हम पढ़ा कर। तो बरसों से ये रिवायत चली आ रही है
कि जब भी इंसान शऊर की सरहदों पर कदम रखता है तो उसके साथ ही दिल में एक नया जज्बा पैदा होता है, मुस्तकबिल की फ़िक्र करता है तो जहन में बहुत सारे मंसूबे जैसे डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और सिविल इंजीनियर, ये पेट्रोलियम जैसे नुमाया जो है चीज़ों से मुंसलिक होता हुआ दिखाई देता है, ये सोच विचार करता है। इसकी ख़ास वजह ये है कि सिर्फ यही चंद ज़ाब्ते हैं जो इज़्ज़त और रुपए पैसे की ज़मानत जो है समझे जाते हैं। हत्ता कि आज के जदीद दौर में भी अक्सर का पहला इंतखाब इसे मुनाफा बख्श पेशा ही करार दिया जाता है। हैरत की बात यह है कि लोग ये बात भी नहीं जानते कि आज पेशे के इंतखाब के लिए मौका जो है, बहुत सारे मौके हैं जो कि लातादाद हैं, मगर हम वही करते हैं जो हमारा दिल कहता है, ये लोग कहते हैं, या शायद इस फील्ड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो मैं ये काम कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में या तो कामयाब हो जाता है अगर मेहनत लगन के साथ काम करे और तात करता रहे अल्लाह ताला की और तवक्कल करता रहे तो मामला सीधे रहते हैं। आज जब हम तालबा और तालिबात की ज़िंदगियाँ मुतहरिक और मसरूफ़ तरीन होने के साथ साथ बेशुमार तख्लीक़ी सलाहियतें से मज़न हैं, तो इसके साथ ही बेखबरी, लाइल्मी के साथ साथ सुस्ती और काहिली शायद हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन गई है। हम में से चंद तलबा तलबात ही अब इंजीनियर से 2 कदम आगे IT, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब डिज़ाइनिंग वगैरह या ऑनलाइन कोर्सेज़ की अगर बात की जाए तो उसमें भी शॉर्टकट करते हुए जल्दी दिखाई देते हैं। खैर बहुत कुछ है शेयर करने के, लेकिन इनकी अपनी ज़बानी हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे भी हम सारी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन औसाब, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और स्कॉलर भी हैं और डॉक्टर तो कमाल हो गए। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ठीक है सर। और हमारे साथ जो है डॉक्टर मखदूम बिलावल साहब मौजूद हैं, आप डॉक्टर की हैसियत रखते हैं, MBBS डॉक्टर हैं, सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत भी रखते हैं। तरह इन दोनों भाइयों से जो हमारे जो गेस्ट हैं इनकी अपनी ज़बानी सुने, क्योंकि दर्जनों लोगों से सुबह शाम इनकी मुलाकातें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे लगता है बचपन में ही आपकी अम्मी ने कहा कि अब पढ़ना शुरू कर दो। कुछ होता है ना, वालिदैन कहते नहीं अभी बच्चा मेरा 5 साल का हो जाए फिर स्कूल। मुझे लगता है आपने कम वक्त में बहुत जल्दी माशाल्लाह ग्रो किया है। एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह डबल प्रमोशन जो है वो उसके भी मतलब चीज़ें से नवाजे गए अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जब 2011 में मैं था तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। क्या बात है यार। तो उसके बाद फिर डबल प्रमोशन हुआ और थोड़ा जल्दी इंटरमीडिएट हुआ तवक्कुल से ज़्यादा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, जल्दी अम्मा पापा दाखिल करा दिया। लेकिन मैं हमेशा ना इस तमाम चीज़ों का आंसर इस तरह से देता हूँ कि ये तजुर्बे भला किताबों में कहाँ लिखे थे, साल लगे हैं सीखने में और साल भी इस जवानी के। तो बस वो जो लोग मसरूफ़ होते हैं किसी और चीज़ों में, तो हम कहीं और मसरूफ़ थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने। क्या बात है, क्या बात है भाई माशाल्लाह। आप जो है मेंबर ऑफ़ अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी हैं, आप ग्लोबली यूथ आइकॉन भी हैं, मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन और UK भी रह चुके हैं माशाल्लाह, और अभी भी हैं राइट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, इतनी जिम्मेदारियाँ इतने कम वक्त में माशाल्लाह कैसे आती हैं? अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, यार मैं इतना बाल सफ़ेद लेकिन अभी भी वहीं का वहीं। सर जिम्मेदारियाँ थी नहीं, शायद अपॉर्चुनिटीज़ मिली और उन्होंने डोर पर नॉक किया और मैंने उनको अपना लिया, और वो उस वक्त की जो है ना वो पंचिंग पॉइंट थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करे। डॉक्टर साहब, हसन साहब कैसे? ठीक हैं? कैसा जा रहा है सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है, बड़ी तरक्कियां करवा रहे हैं आप हैं, बड़ी माशाल्लाह लोग जो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सीन क्या है थोड़ा सर? बताएं। सिंडिकेट में जुमरात वाले थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केस ऑफिसर्स का टाइम पे स्किल इंसेंटिव स्कीम, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो सिंडिकेट की रेजोल्यूशंस के तहत ही अप्रूवल होनी थी, लेकिन बहुत सारे हमारे जो सिंडिकेट के साथी थे, खासतौर पर असातिज़ा कराम, वो इस स्कीम को पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग में एक फ़र्क है, और टीचर्स के तो प्रमोशंस आपको पता है होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, और नॉन टीचिंग के ऑफिसर्स के जब मामला आते हैं तो उधर वो बहुत सारे सवाल खड़े कर देते हैं जो कि बेजा होते हैं, क्योंकि वो सिंडिकेट से ही अप्रूव्ड होते हैं ऑलरेडी। तो उस पर बड़ी डिबेट हुई है, लेकिन हमारे शेखुल जामिया का खासतौर पर एक बहुत ही मुस्बत किरदार रहा, और उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि ये रूल्स के तहत हुआ है और पहले भी हुआ है और रूल्स यही गाइड करते हैं, तो वी शुड बी गोइंग विद इट डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑपोजिशंस। ही स्टूड बाय मी, he stood by my officers, and I'm thankful to the vice chancellor. I want to congratulate all the officers जिनको promotion हुआ है, उसके अलावा भी जिनका जो मेरिट के तहत वक्त आने पे होगा। बहुत सारे लोग नाराज़ हैं जिनके सिलेक्शन बोर्ड्स नहीं हुए, वो कहते हैं कि हमारा भी प्रमोशन करो, जबकि उन्होंने एक सिलेक्शन बोर्ड फेस नहीं किया। बहुत सारे बिला वजह की तनकीदें कर रहे हैं, बहुत सारे जिनके किसी वजह से नहीं हुआ, किसी की ACR ख़राब थी, किसी का कुछ और मसला था, तो वो सब आपको पता है कि हमारा क्यों नहीं हुआ, या हम सीनियर हैं, उनको अल्लाह की ज़ात पे शायद तवक्कुल नहीं है। अल्लाह, आई नो वेरी वेल अबाउट यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप बड़े मेरिट पे काम करते हैं, और अल्लाह ताला हम सबको देख रहा है, और आपके अंदर ये बहुत सब में ही है। कुछ कहते होंगे यार इसको मामला बन जाए
सर वो कुछ सेटिंग जी यही एक्चुअली मसला है। सबको ना चाहिए कि ना प्लेट खाने की, लेकिन खाना बनाना नहीं है। ओके। बस उनको बना बनाई चीज़ें चाहिए, और वो समझते हैं कि अगर आपके साथ अल्लाह ने कोई ख़ास, जैसे शाहरुख खान के साथ एक अल्लाह ताला ने एक नवाज दिया ना, तो सबको शाहरुख खान बनना, ऐसा नहीं होता है। उनके दौर में एक डायनामिक्स अलग थी, एक अगर कोई उस वक्त कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, अच्छी चीज़ें उनको मिल गई उस वक्त, हमें नहीं मिली, कोई बात नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग दैट आई सफर्ड फॉर। लेकिन ये कि ये थोड़ी है कि आपको अगर किसी को अच्छा मिल रहा तो आप उस पर हसद करने लगो। दो लोग आते हैं, एक ने सिलेक्शन बोर्ड करवा के वो डायरेक्ट उस लाइन में आके जहाँ प्रमोशन के बहुत सारे इम्कानात थे, तो ही गॉट लकी विद दैट। अब इसमें आप बोलेंगे भाई मेरे साथ का है और वो, अरे यार उसने कुछ किया है जब भी वो उधर पहुंचा है। सर वो मैं कई सालों से था और मैं इस वक्त 19 ग्रेड पे फाइज था, और लेकिन अभी ही बच्चा आया और वो उसके बाद वो मेरे बराबर आ गया। जी। तनख्वाह मुझसे ज़्यादा जी, मिल रही है। जी। सर ये बड़ा सर सिंपल, आप बीए पास हैं सर। अच्छा। और वो बच्चा जो है वो माशाल्लाह पढ़ गया है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, या जो भी है, फिर नहीं मेरे बॉस का सिलेक्शन बोर्ड क्वालिफाई जैसे अक्सर यार वो खास हैं, बॉस हैं, ताल्लुकात। सर आप टेस्ट करवा लें दोनों के। मैं तो बताऊँ सीरियसली, आई एम वेरी मच एडमेंट अबाउट इट। मैंने सिंडिकेट में बोला कि अगर आप लोगों का एतराज़ है प्रमोशंस पे, आप सबके टेस्ट कराएं, रिटन टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराएं, एंड देन इंटरव्यू करें दोबारा, ऐसे ही रैंडम इंटरव्यू, नॉट फॉर द सिलेक्शन बोर्ड। सिलेक्शन बोर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट अ बजटेड पोस्ट। आप रैंडम इंटरव्यू के दैट पर्सन इज फिट फॉर दैट प्रमोशन और नॉट, ये बंदा 18 ग्रेड 19 ग्रेड 20 ग्रेड का कहलाने के काबिल है या नहीं है ना। आई एडमेंटली सेड दैट इन सिंडिकेट एज वेल कि अगर आपको एतराज़ है ना, आप इस तरह चेक कर लें ताकि एक आपकी दिल की तसल्ली तशफ़ी हो जाएगी कि भाई जिसको आप, हमारे नबी जब असहाब को भेजते थे तो बहुत सारे असहाब अलग अलग मेरिट के हवाले से, अशरा मुबशरा साहबी, हज़रत अली से बड़ा कोई हो सकता था, लेकिन वो किसी और को भेजते थे कि भाई इधर मैं इसको भेज रहा हूँ इसकी तरबियत के लिए, और इसको इधर ये मेरिट पे पूरा उतर रहा है। इस तरीके से होती है चीज़ें। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि दुरुस्त पेशे का इंतखाब करना जी। अब जो है हम एक दूसरे का हर चीज़ में, मैं देखता हूँ हर एक दूसरे का हम ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों से मिलते जुलते हैं, लेकिन आएगा डिपेंड कि वो सही लोग अगर हमें मिल जाए, सही दुरुस्त फैसले हमें, और फिर हम उस पर अमल दरामद करें। अब्बा कहते हैं ये पढ़ लो, मैं रिटायर्ड होऊंगा तो मैं जॉब, प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, मैंने ये पढ़ लिया है तो मैं इस पर तो मैं भी ये कर लेता हूँ, या मम्मा पापा ये किया है तो हम भी ये तालीम हासिल कर लें। अब्बा बड़े भाई कहते हैं यार मैंने इंजीनियरिंग की है तो आई थिंक तुम इंजीनियरिंग कर लो, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। कज़न कहता है ये कर लो, पड़ोसी कहता है वो कर लो। करें तो करें क्या? सर बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं। बच्चे किसको अपना हीरो मानते हैं, माँ बाप को या बड़े बहन भाई को, जो किसको घर में देख रहे होते हैं। एक घराना है जहाँ तालीम दी जाती है मज़हब की, तो वो समझेगा कि आलिम बनना सबसे आसान चीज़ है, क्योंकि हमने अपने घर में सबको देखा है। अगर आप उससे बोलेंगे डॉक्टर बनो, लॉयर बनो या बिजनेसमैन बनो, तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ जाएंगी। मैं जिस घराने से हूँ, हमारे अब्बू अम्मी टीचर्स थे, मेरी नानी टीचर थी, तो सब अब हमारे खालाएँ वगैरह सब टीचर, तो हमारे लिए टीचर बनना सब पूरे घर के लिए आसान था। मैं वाहिद हूँ जो डॉक्टर हूँ, तो इसलिए मेरा दूसरा भाई जो फौज में, एयरफोर्स में, तो वो हम लोग अलग थोड़े से गए, लेकिन हम लोगों के लिए जो है थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, लेकिन हम तीनों फिर भी टीचिंग कर रहे हैं बिकॉज वो जीन्स में है। तो यकीनन इंसान के लिए एक कंफर्ट जोन वही होता है जो माँ बाप को करते हुए देखता है। ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है कि आप किस घर में पैदा हुए, आपके कितने बहन भाई हैं, आपको सपोर्ट कितना करना है। अगर आपकी बहनें, आपको उनकी शादियां करनी है, आप अकलौते भाई हैं, आप बहुत सारे भाई हैं, एक दो बहनें, आपका अपना घर है, आपका अपना घर नहीं है, आप किराए घर पे रहते हैं, आपको कितनी जल्दी सेटल होना है। आपके अब्बू अम्मी कितने बीमार हैं, बीमार रहते हैं, बूढ़े हैं या अभी यंग हैं, या आपने खुद भी जॉब कर रहे हैं, जॉबलेस हैं या रिटायर्ड है, पाकिस्तान के किस शहर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, और आपको पाकिस्तान से बाहर आपके रिश्तेदार हैं या नहीं, आपको बाहर जाना है या नहीं, आपको आगे 30 साल की प्लानिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त अगर बच्चा है तो मैं उसको ये बोलूँगा कि बेटा ऐसे सिचुएशन में जो आपने बताई सिचुएशंस, ऐसे में उसको पढ़ना भी क्या चाहिए, ये भी यही। अब आज का बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे देखना है कि भाई मेरी बहुत सारी बहनें हैं और मुझे उसकी शादियाँ भी करनी है, अब्बा भी बीमार रहते हैं, घर भी नहीं है अपना, तो फिर मुझे एक जल्दी ऐसी जॉब चाहिए जहाँ मैं जल्द से जल्द ज़्यादा पैसा कमा सकूँ। तो शॉर्टकट कोर्सेज करें, शॉर्टकट कोर्सेज करके इंटर के बाद उसको डिग्री प्रोग्राम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डिग्री प्रोग्राम इज ओनली फॉर दोज who can afford it, who do have time, who wants to go for the politics, जिनको पॉलिटिक्स में जाना है, जिनको कोई ब्यूरोक्रेट बनना है, जिनके लिए एक ऐसी स्किल्स चाहिए, सब्र और वो तरबियत चाहिए। आपको तो पैसा कमाना है, पैसा कमाना इज़ नॉट अबाउट द एजुकेशन। पैसा कमाना तो आप मैकेनिक बन के बहुत ज़्यादा अच्छे आप खोलें और आपको बहुत चलेगा, आप ढाबा खोल लें बहुत चलेगा, आपको बहुत अल्लाह ताला हाथ पकड़ लेंगे। ये तो पाकिस्तान की बात है, लेकिन सब मैकेनिक सब ढाबे तो नहीं खोल सकते ना, तो हमें दूसरी तरफ भी जाना है। लेबर, अब लेबर फोर्स जो है अभी तो बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन 10 साल बाद लेबर फोर्स रिप्लेस होना शुरू हो जाएगी। हम बहुत मशहूर वाक़या सुनते हैं कि किस तरीके से डिजिटल कैमरा आया और किस तरीके से रील्स
वाले कैमरा ओवरनाइट खत्म हो गए। ये चीज़ें आगे जाके बहुत सारी जॉब्स हैं जो ऑब्सोलीट हो जाएंगी, जो मैनुअली है जो होती हैं। 3637 करोड़ याद दिला दिया आपने, और डेवलप करवाने जाते थे जी। और इंतजार होता था कि यार वो भी एक जॉब थी बंदे की। बिल्कुल, अब VCR खत्म, CD खत्म, एंटीना सब डिश एंटीना खत्म, मतलब 10-10 साल में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो होती है ना, वो इकोनॉमिकल चेंज पैराडाइम शिफ्ट लेके आती है। टेक्नोलॉजी आएगी, पूरी पैराडाइम इकोनॉमिक की चेंज हो जाएगी, सब उधर इन्वेस्टमेंट करेंगे, सब पुरानी वाली ऑब्सोलीट हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक कार जब आनी शुरू होंगी तो कोई मैनुअल कार पूछेगा? नहीं, कोई नहीं पूछेगा। तो ये फिर कार ऑब्सोलीट हो जाएंगी, फिर ये आपको मिलेंगी 4-4, 5-5 लाख की, अल्लाह, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स का जमाना होगा, उसके स्टेशन CNG स्टेशन बंद होते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अपने शऊर के हिसाब से कि भाई मेरे घर के हालात ये हैं, मुझे जल्द से जल्द पैसा कमाना है, मुझे शॉर्ट कोर्सेज करूँ। IT एक बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है, इन द लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस चीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर मखदूम बिलावल साहब से ब्रेक पर जब हम जाएंगे से वापस आएंगे तो पूछेंगे कि आखिर जैसे डॉक्टर साहब ने उसने कहा कि डिग्री उनके लिए है और किसके लिए नहीं है। आया कि हम तो फिर ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, अरे बच्चा पढ़ नहीं सका, ये तालीम का फक़दान था, पैसे की कमी थी, क्या वजूहात थी। वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा ज़रा खिदमत होंगे सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खिदमत में हाज़िर है जनाब अली, और हम बात कर रहे हैं सही पेशा, सही नौकरी, तालीम क्या कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तुम ये पढ़ रहे हो, नहीं इस फील्ड में कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे लिए, तुम ये पढ़ लो। अरे काम करो, तुम बाहर चले जाओ, भाई तुम्हें बड़ी एबिलिटी है मियाँ, तुम ये वाली, तुम सरकारी नौकरी अप्लाई क्यों नहीं करते? सर मिलती नहीं, क्या करूँ, ये सारी बातें। तो आज ये टॉपिक है, कन्फ्यूजन का शिकार हैं, वालिदैन भी परेशान है कि बच्चे को किस स्कूल में, किस कॉलेज में एडमिशन कराया जाए, आखिर इसका क्या होगा या मेरा क्या होगा, ये सब बातें। तो अल्लाह तवक्कल करें फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी हमारे जो हैं भाई बैठे हैं, डॉक्टर मखदूम बिलावल साहब, वंस अगेन वेलकम। और सर मुझे बताएं सर, जैसे कि डॉक्टर साहब अर्ज़ कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो एक सरकारी मामलात और नौकरी, तुम ये पढ़ लो, तुम वो पढ़ लो, नहीं मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ूँ। अच्छा सर, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लगता है कि स्क्रीन का सही इस्तेमाल करते हुए अगर कोई बात करेगा, यार आ जाओ आके करियर काउंसलिंग पे बात करो, यानी हम एक जगह बैठकर, एक रूम में बैठकर हज़ारों पाकिस्तानियों, लाखों पाकिस्तानियों को समझा सकते हैं कि भाई करियर कैसे चूज़ करते हैं। तो मैं मतलब दिल से इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ माशाल्लाह से कि इस तरह की चीज़ों पर बात होनी चाहिए जो कि हमारे माशरे में नहीं है। कुछ होती है ना होने के बराबर है, मैं बोलता हूँ नहीं है। अच्छा, जहाँ भी मैं एज ए फैसिलिटेटर सेमिनार्स में, वेबिनार्स में जाता हूँ और नौजवानों की करियर काउंसलिंग या फिर पेरेंट्स की स्पेशली होता है कि भाई आपने अपने बच्चों का करियर कैसे, तो मैं 4 बातें बहुत इसमें इंपॉर्टेंट करता हूँ। सबसे अहम जो इसमें मेरी बात होती है वो ये होती है कि करियर चॉइसेस और दी लाइफ चॉइसेस। आपने एक मर्तबा उसको चूज़ कर लिया, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तो आपने अपना करियर चूज़ करते हुए भी इस बात को अपने जहन में रखना है, अपने बच्चों का करियर चूज़ करते हुए भी इस बात को जहन में रखना है कि करियर चॉइसेस और द लाइफ चॉइसेस। दूसरी इम्पॉर्टेंट इसमें बात ये होती है कि अक्सर ये ख्याल किया जाता है या फिर टीवी पर, मूवीज़ में ये बताया जाता है कि करियर को इंटरेस्ट की चीज़ों पर जो है ना, उनकी बेसिस पर, यानी दिलचस्पी की बेसिस पर आप चूज़ करें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंटरेस्ट या फिर जो दिलचस्पी है वो सेकेंडरी चीज़ है या सेकेंड प्रायोरिटी है। ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी आती है इंसान की नेचुरल स्किल्स, यानी जिसको हम कहते हैं कुदरती सलाहियतें। हर इंसान में अल्लाह ने एक कुदरती सलाहियत तो ज़रूर रखी होती है, और अगर उसकी बेसिस पर वो बंदा अपना करियर चूज़ करता है या फिर एक पेरेंट होने के नाते से हम उस बच्चे की कुदरती सलाहियतों को पहले ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको उसका जो है ना वो करियर चूज़ करवाते हैं, तो वो कम एफ़र्ट्स के साथ बहुत कुछ अचीव कर सकता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक प्राउडली कहता हूँ कि मैं उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक हूँ। तीसरी बात ये है कि जो है ना, अभी जिस हम सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, हमारा मुल्क जिस इकोनॉमिक सिचुएशन से गुज़र रहा है, हमारा मुआशरा गुज़र रहा है, तो इसमें हमें ज़रूरत है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब की। और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब के अकॉर्डिंग अगर हम अपना करियर चूज़ करेंगे तो हम सही जगह पर होंगे, सही जगह पर होंगे तो सही काम कर रहे होंगे। तो ये सिर्फ हमारा अपने ऊपर एहसान नहीं होगा, मैं कहता हूँ ये हमारे मुआशरे, हमने मुल्क पर एहसान होगा कि भाई हम सही बंदे को सही जगह पर फिट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेचुरल स्किल्स, अगर पेरेंट्स भी अपने बच्चे का करियर चूज़ करवा रहे हैं तो उनका भी सिर्फ अपने बच्चों पर एहसान नहीं है, मैं कहता हूँ आपका तो इस मुल्क पर भी एहसान होगा कि अगर सही बंदा डॉक्टर बनने के काबिल होगा वो डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनने वाला इंजीनियर नहीं बनेगा, कोई कहीं नहीं होगा। अच्छा, डॉक्टर करने के बाद फिर आप उसको कहते हैं आप CSS करके इस फील्ड में चले जाएं। तो मतलब इन तमाम चीज़ों में जब हम उलझा देते हैं तो फिर इससे हम अपने बच्चों का भी करियर ख़राब करते हैं, हम अपना भी करियर ख़राब करते हैं, और सबसे अहम बात है कि हम मुल्क को भी उसी तरफ लेके जाते हैं कि जहाँ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मुआशरा तरक्की तब करता है जब सही बंदा सही जगह पर हो। चौथी और अहम बात यह है कि हमें फ़िल्टर करना होता है कि करियर काउंसलिंग के दौरान हम जो मशवरा ले रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो किस बंदे से लें।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसी पर्टिकुलर बंदे से या उसमें मैं जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही, सर ने भी बात कही कि भाई वो पप्पो की बेटी वो कर रही है ना, आज को भी इधर डाल दो। अच्छा गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो कुछ भी नहीं यार, हम क्या नौकरी हासिल करने के लिए पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में नौकर बन के पैदा होंगे, अच्छे इंसान, साइंटिस्ट, इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर्स तो पैदा नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए कि किस बंदे से मशवरा लेना चाहिए। तो मैं थोड़ा सरफेस से भी टच करता हूँ, आगे इसको थोड़ा अगर डेप्थ में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि कैरियर काउंसलिंग की जो काउंसलिंग होती है वो स्टार्ट होती है खुद से, ठीक है, जिसको हम सेल्फ काउंसलिंग कहते हैं। दूसरा ये है कि माँ बाप को हर एक बच्चे के बारे में सबसे अच्छा पता होता है कि भाई ये मेरा बच्चा इस चीज़ में बड़ा माहिर है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा उसके टीचर्स होते हैं। अच्छा फॉरेन कंट्रीज़ में कम्युलेटिव रिकॉर्ड बनता है बच्चे का बचपन से लेकर, तो वो होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं बनता। तो हम अपने बच्चे का कैरियर चूज़ करते वक्त उसके जो अर्ली स्कूल लाइफ के टीचर्स होते हैं उनसे ज़रूर रब्ता करें, बात करें। और दूसरी बात यह है कि कैरियर प्रोफेशनल कोई कैरियर काउंसलर है, हम उनसे जो है वो बात करें। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोशिश इतनी है कि मैं MBBS से रिलेटेड जो भी मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट के बच्चे होते हैं मैं उनको काउंसिल कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं हेल्थ का बंदा हूँ तो मैं उनको सही से बता सकता हूँ कि भाई आप में ये क्वालिटीज़ हैं, यू शुड हैव टू चूज़ द डॉक्टर, या फिर आपने नहीं बनना चाहिए। बहरहाल थोड़ा सा हम आगे चलकर एग्जाम्पल में भी बात करेंगे कि कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, तो आपको नहीं ये वाली फील्ड लेनी चाहिए। कॉन्क्लूड बस इतना ही करूँगा कि आप अगर सही बंदे को सही कैरियर चूज़ करवाएंगे तो इस मुल्क पर भी एहसान होगा, इस मुआशरे पर भी एहसान होगा, और अगर आप पेरेंट के तौर पर इस बात को कर रहे हैं तो आपका अपने बच्चे पर भी एहसान होगा। क्योंकि कल को अगर वो अच्छा कमा नहीं रहा होगा लेकिन वो उसको गेम लगेगी, उसकी फील्ड उसको बड़ा मज़े में जो है ना वो लगेगी, तो आप उसकी स्किल्स के बुनियाद पर उसको जो है वो चूज़ करेंगे, तो दैट वुड बी ग्रेट। डॉक्टर हसन साहब मुझे ये बताएं कि जैसे भाई ने कहा कि ये चूज़ कर लें या वो चूज़ कर लें, लेकिन उससे पहले हम उसकी देखते हैं कि इसमें एबिलिटी है या नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि अच्छा स्कूल मुझे मेरे बच्चे को मिल जाए, एक लेवल का स्कूल मिले, ठीक है, उसकी नशोनुमा अच्छी हो। बहुत से लोगों के बजट का इशू होता है। और फिर काउंसलिंग की अगर बात की जाए तो पहली क्लास, एक तो पहली गोद तो माँ होती है, घर होता है आपका, उसके बाद फिर आपकी स्कूलिंग होती है आपकी, फिर दूसरी जो है हमारी जो टीचर्स होती हैं वो भी मेरी माँ जैसी होती हैं, जो तरबियत देती हैं, तालीम भी देती हैं और ढेर बच्चों को संभालती हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता है कि भाई अच्छा तालीम हासिल करोगे ना तो बड़ा आदमी बनोगे। और वही भाई ने जैसे कहा मखदूम साहब ने कि हम तालीम, माइंडसेट वही है कि हमने तालीम हासिल करनी है कि हमें नौकरी अच्छी मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, एप्टीट्यूड की बात जैसे सर ने की, बहुत अच्छी बात है। एप्टीट्यूड आप में है ही नहीं तो मैं आपको क्यों तालीम दिलवाऊँ। मुझे लगता है कि आप एक अच्छे, आप सब लोगों को जोड़ के रखते हैं, एक आपके अंदर इंक्लूसिव पर्सनैलिटी, आप घर वालों की सबकी खिदमत करते हैं, तो मैंने आपको देखा कि आप एक अच्छा बिजनेस चला सकते हैं। अगर आप कोई बिरयानी का कुछ कर लें, कोई और सेटअप कर लें, कोई केटरिंग का काम स्टार्ट कर दें। मैं अपने बाकी बेटों की तरह आपको क्यों इस काम पर लगाऊँ कि बेटा आपको ये पढ़ना है, जबकि आपके पढ़ाई में रुझान ही नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादती है आपके एप्टीट्यूड के साथ, जो आपका नेचुरल इनहेरेंटली अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट दिया हुआ कि दैट यू हैव दिस कैपेसिटी टू टॉक टू पीपल, टू मेक देम मिक्स टुगेदर एंड टू लिव टुगेदर पीसफुली कोएग्जिस्ट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से जब हम बात करेंगे आगे की कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो है एप्टीट्यूड के अलावा मैं बोलूँगा भाई मेरा पैशन है ये वाला कि भाई पैशन से ज़िंदगी नहीं चल सकती आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिसको आपको लेके चलना है। जैसे मैंने अभी गुजारिशात की कि बहुत सारे हालात आपको आपका कैरियर आप डिसाइड नहीं करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हालात आपसे वो कैरियर डिसाइड करवा देते हैं। मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ तो मुझे बस वो करना पड़ जाएगा जल्दबाजी में। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मेरा पैशन है, लेकिन मेरा कैरियर वो थोड़ी डिसाइड करेगा ना। मेरा एप्टीट्यूड, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, मेरा कैरियर फिर भी वो भी डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन मेरा कैरियर वो डिसाइड करेगा जो मेरे हालात है कि मुझे दुकान पे बैठना पड़ गया या मुझे जल्दी से शॉर्ट कोर्स करके वो करना पड़ गया। तो पहले तो अपने हालात, जैसे मैंने आपको बोला कि हमें देखें, और अगर आपको लगता है कि आपके बाहर आप लेबर क्योंकि आप छोटे हो तो आप एक स्किल, आप टेक्निकल फील्ड्स की कभी भी डिमांड कम नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। AI आ जाए, रोबोटिक सर्जरीज होने लगेंगी, रोबोटिक सर्जरी होती भी हैं, लेकिन आपकी डिमांड कम नहीं होगी। डॉक्टर्स में आपको तो होता है टेलीकम्युनिकेशन जो होता है, टेलीमेडिसिन आ गई है, और जो है डॉक्टर्स भी, अब बहुत सारे डॉक्टर पेशेंट जो होते हैं वो ये होता है कि भाई पेशेंट डॉक्टर को दिखाएंगे तो तसल्ली आती है, लेकिन अब आपको गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, तो बहुत सारे लोग तो गूगल से पढ़ के ही आ रहे होते हैं। आइंदा आके बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी तो शायद डॉक्टर्स की भी बहुत कुछ फील्ड्स की डिमांड्स रहेंगी, बहुत सारी फील्ड्स की डिमांड्स कम हो जाएंगी ऑनलाइन पे। इस तरीके, जी बिल्कुल, इस तरीके से बैंकिंग में भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ जाएंगी। ऊपर एक ऑपरेशनल जो है सुपरवाइज़र, वो तो यकीनन हर जगह होता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 30 साल, 40 साल, 50 साल की बात करें
तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि AI आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है रिप्लेस कर देगी। बहुत सारी वीडियोस एडिटिंग है, ये सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे ऐसे कि आपको खुद ब खुद वो सब चीज़ें हो जाएंगी, आप कुछ नहीं करना पड़ेगा। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए, अपने घर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए, अपने एप्टीट्यूड को मद्देनज़र रखते हुए आपको फिर अपना कैरियर डिसाइड करना है। लेकिन सर वो बात ये ना कि मेरे अब्बू की खुशी है। जी, एक्चुअली यही तो बात है कि आपके अब्बू को भी रियलिस्टिक होना पड़ेगा ना, अम्मी को भी, और उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये जो है भाई मुझसे यही हो सकता है और यही हालात आपने मुझे दी है, आपने मुझे अपना घर नहीं दिया। बाकी के जो बहन भाई तुम्हारे पढ़े हैं वो भी तो पढ़े ही है ना, सर। तो वो तुम क्यों नहीं पढ़ वो करवा देना बहनों की शादी सर, वही घर दिलवा दें अगर, तो फिर सही है, मैं कर लेता हूँ सर। ओके सर, आप इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में मैं थोड़ा सा मतलब ना ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखता हूँ। मैं ये रखता हूँ कि सबसे पहले तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने पेरेंट्स को आप आमादा कर लें कि भाई मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर हो जाते हैं यार। मतलब आजकल ईजी है, मतलब मैं ये बात करूँ ना कि पहले 50-50% का रेशो था, तो आजकल 70/30 का है। 70% आपके पेरेंट्स मान जाते हैं। अच्छा, फिर भी नहीं मान रहे तो एट दैट मोमेंट यू शुड हैव टू काउंसिल योरसेल्फ। अच्छा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात अम्मी को मना लेते हैं, अब्बू मान जाएंगे। अम्मी को मना ले, अब्बू मान लेकिन अगर अम्मी ही बोले तो फिर तो मतलब बात माननी पड़ती है ना। तो मैं उस वाली कंडीशन में आता हूँ कि अब बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कि पॉसिबल ही नहीं है कि भाई आपके माँ बाप वो मान ही नहीं रहे, तो नाउ यू शुड हैव टू काउंसिल योरसेल्फ कि अच्छा जिस फील्ड में वो आपको भेजना चाह रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, आपके अंदर कौन सी हैं, और बाकी कौन सी स्किल चाहिए होंगी जिस पर आपने काम करना है। तो आपने अपने अंदर उस चीज़ पे फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। क्योंकि मैं फिर थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में सोचता हूँ यार, बचपन से लेकर इतने बड़े हुए हैं तो माँ बाप ने हमारी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। एक नौजवान होने की, औलाद होने की हैसियत से अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ ना कुछ ख्वाहिशात को पूरा करें, हत्ता कि उस सिचुएशन में जब हम अपनी चीज़ मनवाने की कोशिश कर रहे हैं वो मान नहीं रहे, तो फिर हमें अपने ही एटीट्यूड में, अपने ही माइंडसेट में फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एट दैट मोमेंट वी शुड हैव टू एटलीस्ट लाइक अप्रोच टू द प्रोफेशनल करियर काउंसलर्स, या फिर कोई भी उस्ताद है, टीचर है, बड़ा है, मेंटोर है, हम उनसे बात करें कि सर ये बात है कि मुझ में ये क्वालिटीज़ हैं और इनकी बेसिस पे मैं ये करियर चूज़ करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप है वो किसी भी हद में इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं इस मामले में जाऊं, तो अब मुझे आप बताएं कि इस वाली फील्ड के लिए मुझे कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होंगी, फिर मुझे एज अ जो है ना वो यंगस्टर उस पर काम करना होगा। और कभी कभी मैं ये कहता हूं अगर आप इस तरह की सेक्रीफाइस देते हैं और आप खुद में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं तो आप उस वक्त भी अपने माइंडसेट की बेसिस पर, अपनी सोच की बेसिस पर काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगेन वही वाली बात है, मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं उसी हिसाब से बात को बताऊँगा कि हम अपनी थिंकिंग को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को जैसे स्टिमुलेट करते हैं वैसा ही वो रिएक्शन देता है। तो हमें फिर उस वक्त अपने स्टिमुलेंट्स को चेंज करना होगा, अपनी सोच को चेंज करके फ्लेक्सिबिलिटी लाके उस चीज़ को करना होगा, तो उस वक्त भी बहुत आसान है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आजकल के ज़माने में पैसे कमाना, सक्सेसफुल होना बहुत ईजी है। अच्छा, अगर हमारे अंदर पैशन है, हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ है। मैं छोटी सी मिसाल डॉक्टर की देता हूँ। एक डॉक्टर है, चलो उसकी कोई जॉब भी है, उसका अपना क्लिनिक का सेटअप हो, सबसे ज़्यादा मैं बोलता हूँ डॉक्टर जो है ना अपनी क्लिनिक से कमाता है। दूसरी बात ये है कि आप में अगर अच्छी टॉकिंग पावर है, आप चीज़ों को बड़ा अच्छे से लॉजिकली आप पढ़ के आ चुके हैं, आप अपनी वीडियो बनाएं, यूट्यूब पे डालें, कुछ ही अरसे में आपको ये होगा कि आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। और काफ़ी सारे सोशल मीडिया के उसमें कितने सारे डॉक्टर्स हम देख रहे हैं, आपके अंदर मोटिवेशनल स्पीकिंग का है, अपनी वो चीज़ वीडियो डालें और वहाँ से आपकी इनकम शुरू हो जाएगी, आपकी एक फाइनेंशियली चीज़ें जो है ना वो होना शुरू हो जाएंगी। सर ने AI की बड़ी अच्छी बात बोली कि आने वाले वक्त में AI काफ़ी सारी चीज़ों को रिप्लेस करेगा, लेकिन फिर भी एक चीज़ हमें ये भी समझनी चाहिए कि जैसे मैं रिसर्च करता हूँ और काफ़ी सारी मेरी रिसर्चेस भी पब्लिश हुई हैं, तो जब मैं वहाँ पे करता हूँ तो वहाँ पे वो प्रोहिबिटेड है। पहले मुझे चेक करना पड़ता है, अच्छा ये AI से तो किसी ने चीज़ नहीं ली। तो आज भी ऐसा है कि AI का इतना बड़ा ज़माना है, लेकिन जब हम अपना आर्टिकल या अपनी काफ़ी सारी रिसर्चेस, काफ़ी सारी जो भी काम है, जब उनको हम सबमिट करते हैं तो वो चेक करते हैं इसने AI से कॉपी पेस्ट नहीं मारा। तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ आपकी स्किल्स भी तो काम आएंगी ना। उस वक्त आपकी जो स्किल्स काम आएंगी आपने उन पे काम करना है और अपने आप को मनवाना है। क्योंकि अपने आप को मनवाने के लिए छोटी सी आखिरी बस इसमें मिसाल दूंगा, जितने भी साइंटिस्ट हैं, थॉमस एडिसन है भाई, बिजली बना दी, न्यूटन है, ग्रेगर मेंडल है जिन्होंने जेनेटिक्स पे इतना काम किया, सारे स्कूल ड्रॉप आउट्स थे। लेकिन स्कूल से निकालने के बावजूद भी वो जो है ना वो मतलब नोबेल प्राइज होल्डर बने। तो व्हाट डज इट मीन, भाई वो स्कूल से निकाले गए थे, लेकिन जो उनको करना था वो उन्होंने नहीं छोड़ा।
वो हमेशा वो करते रहे। और अगर इस तरह की बातें चलती रहती है ना, इस तरह की बातें चलती रहती हैं तो बहुत आसान होता है अपने आप को मनवाना। आजकल इन तमाम चीज़ों का करना, पैसे कमाना इट्स नॉट अ थिंग, बल्कि अपने आप को मनवाना, अपने टैलेंट को आगे लेकर आना, उसकी बेसिस पे अपनी चीज़ों को जो है ना वो पेश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बंदा तब कर सकता है जब वो अपने स्किल्स की बुनियाद पर और अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पर इन तमाम चीज़ों को करता है। मैं बोलता हूँ बहुत आसान है चीज़, बहुत आसान है। जबकि देखा जाए तो एलन मस्क और बिल गेट्स भी जो है एक एवरेज स्टूडेंट की हैसियत रखते थे, और आज देख लें आप, अली बाबा देख लीजिए आप, आज आप कमा रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बहुत सारी बातें शेयर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ों को समेटने की जो आप तक पहुंच सकें। हमारे बेहतरीन गेस्ट मौजूद हैं जो अपनी एक्सपीरियंस उजागर करते हुए आप तक डिलीवर कर रहे हैं। वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा से खिदमत होंगे। सिटी नेक्स्ट बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन, सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग सब में हाजिर है और बात कर रहे हैं पेशे की, काउंसलिंग की, किस तरह क्या पढ़ा जाए, सेल्फ मतलब किस तरह सीखा जाए, किससे सीखें, क्या चुनाव करें, क्या पढ़ें, पढ़ के बाहर निकल जाएं। यहाँ तो कुछ रखा ही नहीं है, यहाँ तो तनख्वाह भी अच्छी नहीं मिलती, तो ये वाला पेशा अख्तियार कर लें, शॉर्टकट है। आईटी कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस, आज का तो दौर कंप्यूटर साइंस, एआई, आईटी। डॉक्टर साहब, सर मैं यही गुजारिश करूंगा बच्चों को ना, युवल नोआ हरारे की बुक्स 2-3 बुक्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, वो ज़रूर पढ़ें। वो इसलिए पढ़ें क्योंकि आपको वो एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड भी देंगे एंड द फ्यूचर ऑफ एआई भी। वो बताएंगे कि किस तरह इंसान एवॉल्व हुआ है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, किस तरीके से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कैरियर जो है, अगर मैं एवर चेंजिंग नहीं हूँ, अगर मैं स्टक हो गया एक जगह पे कि भाई मैंने ये बन गया हूँ, अब मुझे यही करना है, तो मैं ऑब्सलीट हो जाऊंगा। बिकॉज ये जो दौर है 21st सेंचुरी, ये आप डेकेड्स में वो तरक्की हो रही जो सेंचुरीज में होती थी। हकीकत जो 90s के जो बच्चे थे वो 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं वो बिल्कुल अलग हैं और उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही अलग है। उन्होंने मोबाइल उस वक्त से देखा हुआ है, हमने मोबाइल नहीं देखा था। तो वो हम एंटीना घुमाने वाले हैं, आया कि नहीं आया, आया नहीं पड़ोसी का कैच कर गया। हम वो सर वो VCR वाले हैं जो टेप रिकॉर्डर में लगाते थे, यूं घुमाते थे, रील में वो पेन करते थे और रील राइंड करते थे, फिर एक ऑप्शन आया था ए और बी, सारे में कहीं और निकल गया। थोड़ा एप्लिक जरूरी है। तो सर ये सब चीजें हमने की, उनके लिए वो बिल्कुल ऑब्सोलीट है, वो डायरेक्ट। अब वाईफाई का दौर है, अब बच्चा जो उठ रहा है वो खाना नहीं, वो जो पैदा हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो उसको फीडिंग नहीं करा सकते जब तक आप उसको कोई कोकोमेलन नहीं दिखाएंगे। इस तरह की चीजें अब सोचे कितना ज्यादा डेकेड्स में चेंज आ रहा है जितना वो था, तो क्या आप उससे कीप अप रख पा रहे हैं? नहीं रख पा रहे। अगर हम रख नहीं पाएंगे तो हम बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएंगे, अपने बच्चों को समझा नहीं पाएंगे एंड दे थिंक वी आर वियर्ड। क्योंकि हम तो अपने बड़ों की सुन लेते थे, हमारे बच्चे तो सुनेंगे भी नहीं। हमने बड़ों की खिदमत कर लेते थे, हमारे बच्चे तो खिदमत करेंगे भी नहीं। क्योंकि वो सब चीज़ें, स्कूलिंग जो है, ये अच्छी बात है कि अब स्कूलिंग में मोहब्बत से सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं, लेकिन और बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी सिखाई जा रही है। लेकिन मुझे इंडिविजुअलिटी से मसला है, इंडिविजुअल फ्रीडम से थोड़ा सा मसला ज़ाती तौर पर है। मैं इसको सही नहीं समझता है। एक हद तक तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कलेक्टिव सोसाइटी, एक इस्लामिक सोसाइटी, एक इस्लामिक ट्रेडिशनल सोसाइटी में एक हमें कलेक्टिव विजडम जो हमें सिखा रहा है सालों से, सदियों से, उसकी भी बहुत अहमियत है। और जो स्कूलिंग का, जैसे हमने अभी बात कर रहे थे कि स्कूलिंग अच्छा स्कूल होना चाहिए, वो आपके अंदर एक बहुत सारी चीज़ें ले आएगा, लेकिन वो अननेसेसरी बगावत भी ले आता है। हर चीज़ ना मीज़ान में अच्छी लगती है, तो आप अननेसेसरी मुझे सिर्फ दिखना है कि भाई मैं कोई नई बात कर दूंगा आज शो में आके, व्हाट्स दिस, I'm supposed to be, I need to keep a balance कि एक अच्छी बात भी करनी है, एक इस्लामी बात भी करनी है, और एक बैलेंस। सिर्फ इसलिए कि अब बच्चों को जो मसला आ रहा है ना, हर बच्चा अपनी इंडिविजुअल अप्रोच, मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता। मेरे पास एक बच्ची आई, आई थिंक आई डू हैव ट्रॉमास। मैंने कहा बच्ची की आपकी उम्र क्या? 15 साल। 15 साल में आपके ट्रॉमास हैं? अच्छा ट्रॉमास बताओ, तो मुस्कुरा रही हैं। मतलब अननेसेसरी अजम्पशंस, अननेसेसरी चीज़ें कि जस्ट किस मूवीज़ में देखा है कि आजकल हर एक जो जी शऊर लड़की दिखा रहे हैं, जो ट्रबल्ड है, वो उसको आइडियलाइज करते हैं कि यार जो ज़हीन बंदा होता है, जो वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, और मैं भी वही बन रही हूँ, शायद मैं भी उसी तरह हूँ, लोग मुझसे एडवाइस लेते हैं तो मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ। अपने ऊपर तारी ना करें और अपने आप को एवर चेंजिंग होने की कोशिश करते रहें। मैं डॉक्टर होकर मटेरियलिस्टिक ना बने। मटेरियलिस्टिक तो बिल्कुल नहीं। मुझे लोगों ने बोला यूएसएम में लिखा, आपको जैसे मैंने बताया था कि मेरे वालिद साहब की जब शहादत हुई थी, तो मुझे सबने ये बोला कि यूएसएम, मैं यूएसएम कर रहा था एंड आई हैड टू गो टू यूएस। आई लेफ्ट एवरीथिंग, आई हैड द वीज़ा, आई लेफ्ट एवरीथिंग। और मैं कई दफ़ा बोल चुका हूँ कि मुझे अब कैरियर चेंज करना है, बिकॉज आई नीड टू कंटिन्यू द मिशन ऑफ माई फादर। तो मेरे लिए उस वक्त पैशन इंपॉर्टेंट हो गया, उस वक्त मेरे लिए वो कैरियर इंपॉर्टेंट नहीं रहा। तो ज़िंदगी आपसे डिसाइड करवाती है। मुझे अल्लाह ताला ने डॉक्टर शायद सुना था, लेकिन मेरी ज़िंदगी ने हालात ऐसे पैदा कर दी कि मुझे अब्बा का काम करना पड़ा। मैं रिसर्च जर्नल निकालता हूँ और तफसीर और इस तरह की चीज़ें मैं काम करूँ, दीनी काम, सोशल एक्टिविज्म, ये सब चीज़ें अब्बा का मिशन लेके चल रहा हूँ। तो मेरा कैरियर किसने डिसाइड किया?
हालात ने, अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया। तो मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं और हमें प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन इन द एंड वी आर सपोज टू सरेंडर टू द ऑलमाइटीज विल एंड विशेस। लेकिन पाकिस्तान में जैसे मैं बात करूँगा तो जियोलॉजी का बहुत सारे, माइनिंग के बहुत सारे एक्सपोजर होने वाले हैं, बहुत सारे आपको पता है एक्सप्लोरेशन होने वाली हैं, रेकॉर्डेक और वो सब आपको पता है कंपनीज हायर कर रही हैं, जियोलॉजिस्ट की मार्केट बहुत अच्छी लगने वाली है, इंजीनियर्स की, उस रेलेवेंट इंजीनियर्स की, एआई, इंटेलिजेंस, क्या कहते हैं, सॉरी, आईटी कंपनीज का बहुत अच्छा बूम आने वाला है, नई नई स्किल्स उसमें बहुत सारी चीज़ें वो आने वाली हैं। और उसके अलावा लॉयर, मेडिसिन, ये इनके लिए तो आपको यूनिवर्सिटीज़ जाना चाहिए, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए अगर आपको लगता है कि आप यूनिवर्सिटीज़ जाके सिर्फ डिग्री प्रोग्राम की आपको डिग्री 4 साल की मिल जाएगी और उसके बाद आप जॉबलेस खड़े हुए होंगे। मैं एक PhD को जानता हूँ जो टॉफ़ी की दुकान लगाया था, PhD करने के बाद टॉफ़ी की दुकान लगाता था, क्योंकि उसने ये शऊर ही नहीं था कि मैं इस्लामिक स्टडीज़ में PhD करने के बाद मुझे जॉब मिलेगी। आपको जब PhD करना था तो आपको ये ध्यान रखना था ये मेरा माश का ज़रिया नहीं होगा, ये मेरा पैशन है, मेरा ही पैशन है, लेकिन माश का ज़रिया आपको कुछ और होना चाहिए। ठीक है, ज़बरदस्त इन्होंने टॉपिक को रेस किया है। मखदूम साहब मुझे ये बताएं कि मैट्रिक अब तो जद्दत आ रही है ना, पहले तो लोग कहते थे पहले पढ़ लें, तालीम पूरी मुकम्मल, अभी भी है हमारे पास, कहते हैं पहले पढ़ाई पे फोकस करो, फिर हम कमाई का ज़रिए भी ढूंढते रहेंगे, कोई छोटी जॉब कर लें, ये सब चीज़ें। लेकिन आज का नौजवान कहता है नहीं नहीं यार, मैं जो है वो पढ़ाई के साथ साथ मैं कुछ कमा लूँ। तो मैट्रिक क्या इंटर का बच्चा भी ये सोच रहा है, तो तालीम से वो थोड़ा सा दूर हो रहा है, शऊर सिखाती, माना जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि तालीम आपको पैसा नहीं देती, शऊर सिखाती है ना। तो हम जो है वो अच्छा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, तो उसकी रेस में तो पैसे का ये जो चीज़ें बीच में आ जाती हैं, इस पर इसी कैरियर काउंसलिंग में से कितना थोड़ा सा। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो बात यह है कि पैसा बच्चा कमाना क्यों चाहता है, हमें उस चीज़ को रियलिस्टिक वे में सोचना होगा कि एक बच्चा है भाई, उसकी पढ़ने की उम्र है, वो आखिर पैसे कमाने की उसके दिल के अंदर, माइंड के अंदर ख्वाहिश क्यों पैदा हो रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, एक आम से घर का बंदा है, मैं तो कहता हूँ आजकल तो मिडिल क्लास लाइफ भी जो फैमिलीज़ हैं उनका भी बहुत पीछे चला गया है मामला। तो वो बच्चा उस वक्त जब उसकी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो फिर कमाने की तरफ जाता है। अब सवाल ये आता है कि हम बच्चों को अगर कमाने की इजाज़त भी दे रहे हैं या उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उस वक्त उसको काउंसिल करें तो किन चीज़ों की तरफ लेके जाएं। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर बच्चा है वो अभी मैट्रिक में है, हम उसको ऐसा करेंगे, अगर वो मतलब जो है वो घर में ही बैठा कर किसी जो है ना वो ट्यूशन को जो है वो बच्चों को पढ़ा ले। अब होगा क्या कि मैट्रिक का है, वो 6-7 तक के बच्चों को अगर पढ़ाएगा तो फिर भी वो स्टडी में इन्वॉल्व रहेगा, तो दैट वुड बी द ग्रेट थिंग। अगर बच्चा इंटरमीडिएट पास कर रहा है तो फिर भी हम उसको मैट्रिक तक के बच्चों को रख के दे दें। अब क्या होगा कि आपकी फ़ीस भी आती जाएगी, बच्चे की भी, आपका भी, जो पेरेंट्स हैं उनका भी हाथ बढ़ता चला जाएगा और चीज़ें इस तरह से जो है ना वो सुधरती हुई चली जाएंगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है इसमें कि जो मैं मज़ीद और जो है वो ऐड करना चाहता हूँ, क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है, वो ये है कि किन क्वालिटीज़ की बेसिस पर हमें कौन सा जो है वो कैरियर चूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं डॉक्टर की, मेडिकल की फील्ड से स्टार्ट करूँ तो एक पेरेंट को एक बच्चे में क्या देखकर उसको जो है ना वो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश जागनी चाहिए। बच्चा नौजवान का मतलब है कि 18 साल की 17 साल की उम्र तक वो आता है, तो वो क्या अपने अंदर देखे कि वो डॉक्टर बने। तो सबसे पहले उसके अंदर जो बात होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वो चीज़ों को कितना जल्दी याद कर सकता है। मैं याद करने की बात कर रहा हूँ। फिर उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के तहत कितना देर तक, अरसे तक याद रख सकता है। दूसरी बात यह है कि उसकी तबीयत में ठहराव कितना है, जैसे हम कहते हैं ना हमदर्दी या वो चीज़ें, सुनने की उसकी जो है ना क्वालिटी बढ़ी अच्छी, क्योंकि अच्छा डॉक्टर अगर सुन नहीं पाएगा तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो वो चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। सेक्रीफाई करने की चीज़ें, अगर उसका एग्रेसिव बिहेवियर है, चीज़ें उससे याद नहीं हो रही, वो चीज़ें नहीं हो रही, तो हमें फिर यही करना चाहिए कि हमें जो है ना उस बंदे को डॉक्टर नहीं बनवाना चाहिए। सिमिलरली इंजीनियर के लिए तो उसकी एनालिटिकल एक अप्रोच होनी चाहिए, उसमें जो है ना वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ों को बड़ा अच्छा आना चाहिए। बिजनेस के हवाले से अगर हम उसको बिजनेस में डाल रहे हैं तो कम से कम पेरेंट्स के लिए क्या पैगाम है आपका, क्योंकि वक्त की बड़ी कमी है, मैं चाह रहा हूँ ज़रा। हाँ, पेरेंट्स के लिए बस मैं इतना ही कहूँगा, जनरेशन गैप जो एक आ रहा है वो बड़ा एक फ़र्क डाल रहा है। मैं देखिए, पेरेंट्स तो हमसे उम्र में भी बड़े जो है ना बड़े हैं, हमसे तजुर्बे में भी बड़े हैं। तो सबसे पहले आजकल के माइंडसेट को देखना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि हमने अपने ज़माने में ये किया था। अगर मैं फिर हमेशा यही सवाल करता हूँ, सर आपने अपने ज़माने में जो किया था आप इस ज़माने में वो नहीं कर सकते। ठीक है, आप पहले पैदल जाते थे 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर जाते थे, आजकल आप पैदल नहीं जा सकते। तो आप इस चीज़ को समझें कि माइंडसेट पूरा चेंज हो चुका है, उस चीज़ को समझें। बच्चे अगर खुद मुख्तारी इंडिपेंडेंट वे को उसको चाहते हैं तो उसको उतनी देनी चाहिए जितनी उसकी नीड है। ज़्यादा अगर हम नहीं भी दे रहे, सर की एक अच्छी बात थी तो हमें उतनी देनी चाहिए। लास्ट ये बात है कि देखिए, आपके बच्चे को सही जगह पर अगर आप भेजेंगे तो आपके बच्चे के ऊपर एहसान होने के साथ साथ इस मुल्क पर भी एहसान होगा। और मैं ये कहता हूँ कि आने वाले वक्त में जो हम शिकायत करते हैं कि हमारा मुल्क
मुल्क तरक्की नहीं करता, उसकी जिम्मेदारी हमारी भी है, तो हम अपना फ़र्ज़ निभाएं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सारी चीज़ें जो है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर। आखिर में आपका नबी ने पहले हिजरत की बेशक। जब मुसलमान कम थे, जब मुसलमान ताकत में आ गए तो जिहाद किया। ठीक, उसूल चेंज हुआ। इसी तरह माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि उसूल चेंज हो सकता है और चेंज होना है ज़माना मकान के हिसाब से। दूसरी बात, कॉन्डोलीज़ा राइस को हम सब जानते हैं। कॉन्डोलीज़ा राइस स्टेट सेक्रेटरी थी यूएस की। आपको पता है जब वो स्टेट सेक्रेटरी थी उस वक्त भी वो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे कर रही थी, लोन पे कर रही थी। क्योंकि उधर की यूनिवर्सिटी की फीस और जो वो लोन लेके पढ़ते हैं स्टूडेंट, ज़िंदगी भर लोन चुकाते रहते हैं। तो हायर एजुकेशन इज़ वेरी वेरी टफ और इसीलिए हमें बेसिक एजुकेशन में फोकस करना चाहिए। बेसिक एजुकेशन इज राइट फॉर एवरीवन, हायर एजुकेशन इज नॉट राइट ऑफ एवरीवन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हसन हो साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ फरमा हुए। और मखदूम साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप भी डॉक्टर हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और हमारे हसन साहब जो हैं वो स्कॉलर भी हैं और ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपका बेहद शुक्रिया अपने कीमती वक्त में तशरीफ़ फरमा हुए और हमने कुछ सीखा और आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। लेकिन सब ऑल के तवक्कल अल्लाह कीजिए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखिए और माँ बाप और अपने असातिज़ा की रिस्पेक्ट कीजिए। बेशक वो एक जनरेशन गैप ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आपको आ चुका है। नहीं, आप उनसे शेयर करें, कुछ वो उनसे शेयर करें और मिल के चलें, फिर देखें ज़िंदगी कितनी ज़बरदस्त और कितना आगे जाएगी। वक्फा लेंगे। अब जो है अमिताभ बच्चन साहब जो हैं वो कुछ थोड़ी इंटरटेनिंग जाते जाते कुछ हो जाए तो अमिताभ बच्चन साहब जो है हमें वो ज्वाइन करने वाले हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडियो 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है और वक्त से पहले और वक्त के बाद। अब वक्त बहुत शॉर्ट होता जा रहा है, वक्त जाने का अगली बार फिर आने का है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब जो है मुझे ज्वाइन किया जनाब अली अदनान साहब और फरहान साहिबा से इन बात करेंगे। थोड़ा सा इंटरटेनिंग, थोड़ा हैपनिंग एंडिंग होनी चाहिए, मज़ेदार होनी चाहिए। तो जवानी के जो है अमिताभ बच्चन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जी परादा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है ये हो गए अली अदनान साहब। तो जवानी के आप जो है अमिताभ बच्चन, राइट? ऐसे लोग कहते हैं जी। कि लोग कहते हैं। और आप जो है फरहाना साहिबा। तो जी परादा, कैसे हुआ सिलसिला, क्या था? बस दानिश साहब ने हमें अप्रोच किया, ठीक है, उन्होंने हमें ब्रेक दिया इस चीज़ में और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहे। ये मेरे हीरो बन गए, मैं इनकी हीरोइन बन गई और अब लोग हमें हमारे नाम से नहीं जानते, इनको अमिताभ बच्चन के नाम से, मुझे जिया परादा के नाम से, जिया परादा के नाम से जानते हैं। क्या बात है। अदनान भाई, जवानी के अमिताभ बच्चन, उसी अंदाज में ज़रा हम जवाब दीजिएगा मुझे। आप कैसे हैं? आप खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो ये कैसे हुआ, क्या शुरुआत? ये कैसे हुआ? मुझे शौक़ था आईटी के लोगों को देखने का। अच्छा, ठीक है। मैंने पापा को देखा, फादर को देखा। हाँ, तो मैंने भी अपना गेटअप जो वैसे बनाया। ठीक है। प्लस मैं समझता हूँ कि कुछ स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, जो मुझ में है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर मैं 50 लोगों में खड़ा हूँगा तो मैं अपनी जो यूनिकनेस है मेरी बिल्कुल डिफरेंट होगी वो। ठीक है। तो इसी वजह से गेटअप बनाया मैंने अपना, उन्हीं 80s का 90s का। तो लोगों ने कहना शुरू किया अमिताभ बच्चन आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, यानी वो आ आपने रहे हैं अमिताभ बच्चन। अच्छा, वो यानी पुराने ज़माने को आपने साथ लेके चला अभी तक आगे। लोग कहते हैं मुझसे कि आप कौन हैं? रिश्ते में तो हमारे पाप होते हैं। अच्छा, नाम है हमारा अमिताभ बच्चन। क्या बात है, ठीक है जी। अच्छा, जी परादा साहब, वैसे क्या मसरूफियत क्या है आपकी? सॉरी, वैसे तो आपका नाम फरहाना है। फरहाना बहन, क्या मसरूफियत क्या है इसके अलावा? मेरा बेसिकली पार्लर है। अच्छा, वेरी गुड। आई हैव टू स्किल, देखा स्किल्स पे हम बात कर रहे थे और स्किल्स वाली बात हो गई जी। आई हैव टू सैलून्स माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। बस ये एक्टिंग का शौक हुआ, इसमें भी आ गए। हर चीज़ करनी चाहिए हाँ। और बहुत मज़ा आता है एक्टिंग करते हुए। जब बहुत स्ट्रेस हो जाता है मुझे अपने काम से लेके, तो मैं अपना स्ट्रेस यहाँ रिलीज़ कर लेती हूँ एक्टिंग करके। ओके, फाइन। और इस फील्ड से कब से वाबस्तगी है आपकी, ब्यूटी सैलून से? मैक्सिमम ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स। 17-18 ईयर्स, 17-18 साल से आप वाबस्ता हैं और लोगों को सजा रही हैं, तैयार कर रही हैं, संवार रही हैं, लोगों के घर बसा रहे हैं, घर बसा रहे हैं। क्या बात है। तो 17-18 सालों में तो फिर तो कई आपने घर बसा दिए फिर तो आप। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी होती आती होंगी इसमें, बड़ा अच्छा माशाल्लाह। नहीं, हाँ माशाल्लाह बहुत सारी आती हैं और मेरा सैलून है भी भादराबाद में। अच्छा, ओके, तो हमें कम्युनिटी भी बहुत अच्छी मिली हुई है। ओके, फाइन फाइन, ठीक है। तो ये भी मैटर करता है कि आपको एरिया कौन सा मिला हुआ है। ओके। और गैदरिंग ज़्यादातर क्या ख़वातीन मेकअप भी आते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारा काम आता है मेरे पास। अच्छा। मेकअप से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि आजकल जो इन्वायरमेंट और पोल्यूशन है, तो आपको पता है स्किन कितनी ख़राब हो जाती है, तो उससे रिलेटेड आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फील्ड में मेरा नाम है। अच्छा, और ये कैसे शौक पैदा हुआ, किसी को देख के स्पार्क होता है स्किल, ये स्किल कैसे आई आपके अंदर? नहीं, शौक तो था। अच्छा। सीखा शौक में ही था, ठीक है। फिर मज़ा आता गया। एक चीज़ होती है शौक भी हो, फिर आपका इंटरेस्ट गिव अप होता रहता है ठीक है। उसमें।
तो ये जब दो चीज़ें मिलती है ना तो आप सक्सेसफुल हो जाते हो। कोई एजुकेशन है इससे मुतालिक ख़वातीन जो पढ़ना चाहती एजुकेशन हैं? बिल्कुल है। अच्छा। हमारे खुद की है, हमारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें हमें ग्रेजुएशन दी जाती है, हमें तालीम दी जाती है कि हमें क्लाइंट से किस तरह बात करनी ठीक है। क्योंकि क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट। ठीक वो है। अगर गलत भी है तो हमें उससे इस तरह बिहेव करना है कि हाँ भाई आप ही सही हैं। ठीक है। हमें उन्हें कन्विंस करना पड़ता ठीक है। है। तो बहुत सारी जगहों पे तालीम, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक, ओके, ग्रेट। अच्छा जी, अली अदनान साहब, ये तो हो गई आपकी आर्टिस्टिक, मतलब आपका एक फ़न है, ये स्टाइल है, ये किस, मतलब ये अब्बा को देखा था या ड्रामा फिल्म में बहुत देखा करते थे अमिताभ बच्चन की? नहीं, मैं आप एक बात कहूँगा जी। कि लोग मंसूब करते हैं अमिताभ बच्चन से। ठीक है। ठीक है, अब तो मैं खुद भी उनको करने लगा हूँ, लेकिन मेरे जो फादर है वो आइडियल हैं वो। अच्छा जी, उनकी मैंने कुछ पिक्चर देखी जो 80s की थी। ठीक है, तो उनमें उसी तरह से जो मेरा स्टाइल है आज, बड़े बड़े बाल हैं, बड़े कॉलर्स हैं, गिरेबान खुला हुआ है, सारी चीज़ें। तो जब मैंने उनको देखा, फिर जब स्कूल लाइफ ख़त्म की, अपनी स्टडी ख़त्म किया, फिर मैंने अपने बालों को जो है ना वो बढ़ाना शुरू किया। फिर मैं उसी स्टाइल, मैंने कहा अपने पापा की पिक्चर लेके गया मैंने कहा ड्रेसर से, मैंने कहा यार मुझे ये लुक चाहिए। ठीक है। तो वो कहने लगा यार आप पे तो बड़ा सूट करेगा ही। बोला बनाए फिर आप। जब एक बार कटिंग हुई मेरी, फिर नेक्स्ट टाइम उन्होंने बुलाया कि आप आपकी कटिंग नहीं होगी, आपकी ट्रिमिंग होगी। आप ट्रिमिंग होगी, हाँ हाँ। तो तकरीबन इस लुक को आने में भी तकरीबन 1 से 1.5 माह लगा है। लगाओ। उसके बाद आज तक तकरीबन 24 ईयर्स हो गए, तो मेरा लुक आज वैसा की वैसा ही है। क्या बात है, 24 साल से? जी, बिल्कुल। अरे, क्या बात है। और अभी रिसेंटली क्या चल रहा है ये बताओ जरा। लेकिन क्या चल रहा है अभी? अभी देखिए शोबिस के हवाले से ये कि हमारी शॉर्ट फिल्म थे, अच्छा, वो चल रही हैं अभी, वेब सीरीज। वेब सीरीज। ठीक है, ठीक है। वो इसके अलावा भी अगेन शो आने वाले हमारे, इसमें हमारी रैमवॉक होती है। अभी आप अली अदनान मुझे बताएं कि हमारे यहाँ एक तो होता है खुद साख्ता टैलेंट होता है, ठीक है ना, जो कुदरती तौर पर हमारे अंदर स्किल्स होती हैं, उसको फिर उजागर करना डायरेक्टर की एक आंख होती है, या फिर आप कोई इंस्टीट्यूट का सहारा नापा वगैरह नापा से पढ़ते हैं, तो एक रांची स्कूल ऑफ आर्ट से आप बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त क्या आप कभी कोई दिक्कत आई यार कि शायद इसका मैं कुछ और चीज़ें और ग्रूमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मैसेज, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कमी लगती हो कि यार हमें सब काम खुद ही करने पड़ते हैं, खुद ही भाग दौड़ करनी पड़ती है, सारी अपने आप को सेट करना है तो हमें खुद करना है सारा कुछ, तो इसमें हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त एज़ कम्पेयर टू दी अदर्स जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं या हॉलीवुड की बात करें? अगर आप पड़ोसी ममालिक की बात करते हैं तो हम बहुत पीछे। हमारे प्लेटफॉर्म तो है नहीं ना हमारे यहाँ पर। आर्टिस्ट कहाँ चला गया? हाँ, आर्टिस्ट तो बहुत हैं। आर्टिस्ट बहुत हैं। मैं यूँ कहूँ कि अगर कोई बुक हो ना, हर पेज के बाद आपको आर्टिस्ट मिलेगा, हर पेज के बाद, और अब पाकिस्तानी है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि अब जुगाड़ी लोग हैं। हाँ। तो ये आर्ट है, ये भी आर्ट है ना। तो अगर बात करते हैं शोबिस के आर्टिस्ट की, तो बेशुमार आर्टिस्ट, ठीक है, आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको आप प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं कर सकते उनको आप ना, इतने लोग हैं। अब मुझे कुछ गॉड गिफ्ट है ऊपर से ना, अल्लाह की तरफ से, कि मुझे हमेशा हायरिंग हुई मेरी ना। अच्छा जी, ये तो बड़ा अच्छा। मतलब मेरे स्टार्ट जो है वो एक ऐसे बैठे हुए गैदरिंग में, MP पाशा, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मॉडलिंग करेंगे आप। मैं शायद मजाक कर रहे होंगे। नहीं, हम तो ये सोचते हैं ना मॉडलिंग और ये एक्टिंग करने वाले सारे जो हैं वो ज़रा लीड। हाँ, इसी बात पे मैं एक बात कहूँगा कि हम ये सोचते हैं कि जो लीड के लोग हैं, जो अपर लेवल के लोग हैं, वो लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं फील्ड में आया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने, तो मैंने एक ही चीज़ नोट की मैंने, कि मॉडलिंग में जो है ना वो कोई भी बंदा आ सकता है। मैं तो समझता हूँ। सही है, ठीक है ना। जहाँ आपकी ज़रूरत होगी तो वो फिक्स हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, बबलू भी चाहिए हमें। ठीक है ना, वो तरह साबुन से लोए, तो बबलू चाहिए ना, बबलू चाहिए। हाँ, मुझे उसके बारे में मालूम है कि तकरीबन 24 या 25 बच्चों में से एक सिलेक्शन हुई वो। अच्छा, इतने सारे बबलू मंगवाए उन्होंने। मुख्तलिफ वॉइसेस करते हैं आप सिर्फ अमिताभ बच्चन के अलावा? अमिताभ बच्चन नहीं, वो एक जो पैटर्न है मेरा वही है। टैग लग चुका है। हाँ, ये टैग लग जाए, पीछे से फिर आवाज़ें आ रही होती हैं वही। अरे तो फिर वो जब रास्ते में जा रहा होता हूँ तो लोग गाने गा रहे थे अमिताभ बच्चन की। क्या कह रहे हैं आप? अरे वाह, वो तो लीजेंड है ना हमारे, उनकी कॉपी करना ये तो प्राउड की बात। वक्त की बड़ी कमी है, और मुझे भी बताना है आपने कि इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, मतलब हमारी बहुत, हर इंसान टैलेंटेड है, जैसे अली अदनान ने कहा कि एक जितने सफ़े पलटाए जाए तो एक आर्टिस्ट हर एतबार से मिलता है। हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं?
द फ्यूचर? मैं ये कहती हूँ कि पास से बनिस्बत कंपेयर अगर किया जाए तो इस वक्त हमारे जो एक्टर्स हैं, जो हमारी शोबिस हैं, वो बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, ग्रो अप की ज़रूरत है, ठीक है। बिल्ड की ज़रूरत है। अगर ग्रो अप किया जाए तो हमारे आर्टिस्ट, मैं कहती हूँ कि अदर कंट्री से बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट, बहुत शुक्रिया, थैंक और यू ये वेरी बहुत मच। अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह अली अदनान और फरहाना, आप लोग तशरीफ़ फरमा हुए। वक्त की कमी वरना बहुत सारी हम बातें करते। और जनाब अली खुश रहिए, आबाद रहिए। आज का दिन बहुत ख़ास है, वीकेंड है और वीकेंड पे आप जाएँ, घूमें फिरें और अपने स्किल ज़रूर सीखें। दुआ में याद रखिएगा, तवक्कल अल्लाह करते रहिए, अल्लाह ताला की मजबूती रस्सी को मजबूती से थामे रखिए। ज़िंदगी बहुत मज़ेदार है, बहुत खूबसूरत पड़ती रहेगी। अपने मेज़बान अज़हर अली को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।